बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक न्यू एपिसोड शुरू करेंगे। सलाम, दुआ और रस्मी कलमात के बाद मैंने कहा, हज़रात व ख़वातीन, प्रेस के मुअज़्ज़िज़ अरकान, एक साल बाद आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग यकीनन मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते होंगे। एक सहाफ़ी ने हाथ उठाया। शाह आलम साहब, मेरा सवाल ये है। कुरैशी ने इसे टोक दिया। पहले शाह साहब एक बयान देंगे, आप लोग इसके बाद सवालात करेंगे। मैंने कहा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने मुल्क से बाहर तकरीबन 1.5 साल जलावतनी में गुजारा है, तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि सासी अनासिर ने मेरे लिए यहाँ रहना नामुमकिन कर दिया था। इन सासी अनासिर में मेरे सियासी मुखालफिन थे, मेरे कारोबारी हरीफ थे और शाह आलम के ज़ाती दुश्मन भी कम न थे। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि इनका साथ पार्टी के कुछ ऐसे सीनियर अहदेदारों ने दिया जिनको अपना दस्ते रास्त समझा था। मज़ीद ये कि PJF को सियासी मंजर से हटाने के लिए मुल्क की खुफिया एजेंसियाँ सरगर्म अमल हो गईं। PJF एक इनकलाबी जमात थी जिसका नारा था अमन, इंसाफ और आज़ादी। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क के अवाम अमन पसंद हैं। वो जंग नहीं चाहते क्योंकि वो जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर आलमी ताकतों का मफाद इस खित्ते में जंग के शोलों का हवा देने में है। बैनुल-अक़वामी इस्लाह फ़रोश अपने ज़ाती मफादत के फ़रोग़ के लिए दुनिया में हर जगह जंग के लिए हालात पैदा करते हैं। PJF का अमन का नारा इनके मकासद के शिकस्त का सबब बन सकता था। हम इंसाफ की बात करते हैं। आइन में ये ज़रूर लिखा है कि अमीर गरीब हर एक को बिला तफरीक इंसाफ मिलेगा, मगर क्या अमलन ऐसा होता है? हम इंसाफ के दोहरे मेयार को ख़त्म करना चाहते थे और ये बात यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स और ब्यूरोक्रेट्स के मफादात पर ज़रब कारी लगाती थी। फिर हम आज़ादी की बात करते थे। कहने को हमने 1947 में आज़ादी हासिल कर ली थी, मगर क्या वाकई हम आज़ाद हैं? कि आज हम पर गोरे साहब की जगह काला साहब ज़्यादा फ़रौनियत के साथ हुक्मरानी नहीं कर रहा है? हम इस निज़ाम से एहसास और तबकानी तफरुकात से आज़ादी की बात करते थे। PJF ने जो चंद साल पहले एक छोटी सी जमात थी, देखते देखते इतनी मकबूलियत और ताकत हासिल कर ली थी कि इसका वजूद इस ट्राइका के लिए ख़तरा बन गया था, जिसने अपने गैर जमहूरी, गैर इस्लामी और गैर इखलाकी कंडों से इस मुल्क के 12 करोड़ आवाम को यरगमाल बना रख लिया। चुनाचे वो सब PJF के ख़िलाफ़ मुतहद हो गए जो आवाम को अमन, इंसाफ और आज़ादी देना नहीं चाहते थे। एक सहाफ़ी ने बेजारी से कहा, सर ये सब जानते हैं हम। मैंने कहा, लेकिन इस वक्त इन बातों को दोहराने का एक ख़ास मकसद है। मैंने ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि जो अनासिर PJF की क़ुव्वत से ख़ाइफ़ थे वो आज भी इसके ख़िलाफ़ मुतहद हैं। क्या आप किसी मुल्क की सियासी तारीख़ में ऐसे घिनौने खेल का तस्वुर कर सकते हैं जो मेरे ख़िलाफ़ खेला गया? मेरी पार्टी की मकबूलियत से खौफज़दा सियासी टोले ने मेरे वजूद को ख़त्म करने के लिए कैसा भयानक खेल खेला था। इन्होंने एजेंसियों की मदद से मेरे एक हम शक्ल को मेरी जगह लाने की पूरी प्लानिंग की। इनका प्रोग्राम ये था कि इस हम शक्ल को मेरी जगह पार्टी का चेयरमैन बना के इसलिए ऐसे इक़दामात कराए जाएंगे जिनसे पार्टी का शराज़ा बिखर जाए। वो मुझे मार के इस जालसाज को शाह आलम बनाना चाहते थे, जिसकी सूरत मुझसे थोड़ी बहुत मिलती होगी, मगर मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी से मेरा डुप्लीकेट बना दिया गया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये साजिश करने वाले ख़ुद अपनी साजिश का शिकार हो गए। मेरे बजाय मेरा इस हम शक्ल का काम तमाम कर दिया गया और इसे असल शाह आलम करार देकर बड़ी धूमधाम से किसी शहीद की तरह इसका जनाजा भी उठाया गया और इसका मज़ार भी बना दिया गया। ये बड़ी अफसोसनाक और लंबी कहानी है। आप सब जानते हैं कि फिर मुझे ख़ुद को शाह आलम साबित करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ, कितने पापड़ बेलने पड़े। जाली शाह आलम की लाश का कब्र से निकाल कर पहला पोस्टमार्टम किया गया, फिर दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। फिर आखिर हाई कोर्ट में ये साबित होगा कि मरने वाला नकली शाह आलम था। असली शाह आलम में हूँ, लेकिन इस शर्मनाक शिकस्त से मुखालिफ अनासिर के हौसले कम नहीं हुए। इन्होंने मेरी पार्टी में फूट डालने की कोशिश की। पहले मुझ पर दोहरे कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मेरे ख़िलाफ़ पुलिस ने खादिम मिर्ज़ा और खालिद उस्मान को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज किया। वो दोनों मेरे कारोबारी रफ़ीक थे। ये सब इल्ज़ामात झूठे साबित हुए, लेकिन मेरे मुखालिफिन अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब रहे। पार्टी कई धड़ों में बढ़ गई और मुझे जान बचा के मुल्क से निकलना पड़ा। इससे पार्टी की मरकज़ियत ख़त्म हो गई और आवाम का मौसर राब्ता टूट गया। लेकिन मैं मजबूर था। मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए थे और इन्होंने लंदन में भी मुझे चैन से नहीं बैठने दिया। यहाँ के अखबारात में मेरे ख़िलाफ़ बेबुनियाद ख़बरें शाया कराते थे और वहाँ भी मेरे ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ रहे। मैं इस वक्त इन ख़बरों की तफसील में नहीं जा सकता था जो यहाँ के अखबारों को फ़राहम की गई हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि झूठ बहरहाल झूठ होता है। मेरे बारे में तो ये भी मशहूर कर दिया गया था कि मैं लंदन में किसी ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया हूँ। बफ़ज़ल खुदा मैं बिल्कुल सही सलामत और सेहतमंद आपके सामने मौजूद हूँ। मेरे वो दुश्मन अब पहले से ज़्यादा चौकन्ने और सरगर्म अमल है। वो समझते हैं कि शाह आलम बहुत कम वक्त में अपनी पार्टी को फिर फ़ाल कर सकता है। वो इलेक्शन से पहले इतनी ताकत हासिल कर सकता है कि इनके बहुत से सिपाही पहलवान हमारे नए उम्मीदवारों से चित हो जाएंगे। चुनाचे इन्होंने फिर साजिशों का जाल फैला दिया है और यह हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में मेरे ख़िलाफ़ नए मुकदमात खड़े कर दिए जाएँ, मुझे बदनाम करने और मेरी किरदार कशी के लिए मुझे बेबुनियाद इल्ज़ामात में मुलव्वस कर दिया जाए या मेरा वजूद ही ख़त्म कराने के लिए मुझ पर एक से ज़्यादा कातलाना हमले कराए जाए। मैं अपनी जान हर तरफ से ख़तरे में महसूस करता हूँ और ये भी समझता हूँ कि जिस मुल्क में सियासी कत्ल रोज़ का मामूल हो
और जहाँ आज तक कोई कत्ल ना पकड़ा गया हो वहाँ शाह आलम का कत्ल कोई अनोखी बात नहीं होगी। कोई तहकीकाती कमीशन और कोई तफ्तीशी इदारा इसका लहू सुराग नहीं लगा सकेगा। तमाम शहर ने पहने हुए मस्ताने तो फिर दस्ते कातिल की क्या पहचान। लेकिन मैं इन अंदेशों से डर के खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी को फिर मुनज़्ज़म और मुतहद्दिद करूँगा और आने वाले इंतख़ाबात में हम भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। मेरी तकरीर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई थी, मगर मैंने महसूस किया कि मेरे अंदाज़ ख़ताबत और मदलल पहरा ये इजहार ने सबको मुतवज्जा कर लिया था और सिर्फ इंजॉय करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरी बात बड़े एनमनाक से सुन रहे थे। ये एक खालिस सियासी मौजू की तकरीर थी, मगर मैंने इसमें शाह आलम की मर्ग नगाह के इम्कानात और इत्तफ़ाक़ात को मौसर तरीके से शामिल कर लिया। ये आने वाले वक्त के लिए एहतियाती पेशबंदी थी ताकि शाह आलम अचानक मर जाए तो कम से कम अखबार वालों को इसमें कोई ड्रामा नज़र ना आए। आधे घंटे तक हाज़रीन की क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान लेने के बाद मैंने तकरीर ख़त्म की तो कुरैशी ने कहा, अब आप लोग सवाल कर सकते हैं। एक मशहूर अखबार के कालम नवीस और एक रिपोर्टर साथ साथ खड़े हुए थे, मगर फिर रिपोर्टर ने कालम नवीस की सीनियरिटी का एहतराम किया और ख़ुद बैठ गया। कालम नवीस ने कहा, मिस्टर शाह आलम, आज जबकि आप इंतखाबात के इनेकाद की तारीख में पूरे 2 महीने हैं, आप ये कैसे तवक्का रख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म कर लेंगे? अमली तौर पर तो आपकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा, पार्टी के कारकुन बड़े सख्त जाँ और वफ़ादार हैं। वो आज भी मुल्क के तौलो अर्ज़ में एक खामोश अक्सरियत रखते हैं। अक्सरियत के लफ्ज़ पर एक रिपोर्टर मुस्कुराया। मुझे तो इसमें भी शक है कि इतने कम वक्त में आपको उम्मीदवार मिल सकेंगे। मैंने कहा, हमारी सीट पर उम्मीदवार खड़े करने का इरादा भी नहीं रखते, लेकिन जिस हल्के से पार्टी के उम्मीदवार पहले कामयाब हुए थे वहाँ हम ज़रूर मुकाबला करेंगे और कामयाब होंगे। क्या आप किसी इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल होंगे? मैंने कहा, हम इसके इम्कानात को यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते। हमारे सियासी नज़रियात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। चुनांचे किसी हम ख्याल जमात के साथ हमारा इंतखाबी समझौता हो सकता है। रफ्ता रवा सवालात में तंदी आने लगी। वहाँ मौजूद तमाम सहाफ़ी इस मामले पर जायज़ तौर पर मुत्तफ़िक़ थे कि PGF का कोई सियासी मुस्तक़बिल नहीं हो सकता, मगर मैं बड़ी ढिठाई से अपने मौक़िफ़ को दोहराता रहा कि 2 महीने में पार्टी फिर पहले की तरह ताकतवर हो जाएगी और वह सब सीटें जीत लेगी जो पहले इसके लिए मखसूस थी। वो सब पुराने और तजर्बाकार लोग थे जो आंख बंद करके हर सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं कर सकते थे। रफ्ता रफ्ता इनके सवालात का अंदाज़ जारहाना होता गया। इनमें से एक ने तो मुझे बिलावास्ता तौर पर शेख चिल्ली भी कह दिया कि कुछ लोग अपने गैर संजीदा रवैये पर पुरतमसख़ुर हो गए हैं, लेकिन मैंने किसी परेशानी का इजहार नहीं किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इन्हें अपने सियासी अज़ाइम की कामयाबी का यकीन दिलाना वैसे भी नज़र नहीं था। मैंने जिस नुक्ते पर ज़्यादा ज़ोर दिया था वो शाह आलम की ज़िंदगी को लाहक ख़तरा था। मैंने ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि शाह आलम जान हथेली पर रख के आया है और जो लोग PGF को फिर मैदान में देखना नहीं चाहते वो इसे हलाक करने के दर पे हैं। फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया, सर क्या आपने लंदन में तीसरी शादी कर ली थी? मैंने कहा, मेरी 3 बीवियाँ नहीं। इस पर एक कहका पड़ा। आपने दूसरी शादी एक मॉडल से की थी? मैंने कहा, मैंने ये गलती की थी और इसकी सज़ा भी भुगती। एक सहाफ़ी बोला, सुना है आपकी तीसरी बीवी भी एक्ट्रेस है? मैंने कहा, रोशनी एक्ट्रेस थी, इसने कुछ टेलीविज़न ड्रामों में और चंद फिल्मों में काम किया था, लेकिन वो एक करैक्टर एक्ट्रेस थी। इसकी अदाकारी का म्यार वही था जो इंडिया की शबाना आज़मा और पाकिस्तान में उज़्मा गिलानी का था, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं सकी। वो आपके साथ क्यों नहीं आई? मैंने कहा, वो लंदन में अपनी बहन के साथ मुकीम है। एक रिपोर्टर बोला, ये 6 लाख पाउंड की टिकट का क्या किस्सा था? मैंने कहा, किस्सा वही था जो आपने पढ़ा। एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा, शाह साहब, पाकिस्तान से जलावतनी इख्तियार करते वक्त आपके खिलाफ बहुत से मुकदमात थे, वो सब झूठे थे। मैंने कहा, लेकिन वो सब फिर शुरू हो सकते हैं, ख़ुसूसन उमर दराज के कत्ल का मुकदमा। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासी बुनियादों पर किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकते। ताहम उमर दराज के कत्ल की फ़ाइल फिर खोली गई तो मैं अपनी सफाई पेश करने के लिए तैयार हूँ। इस केस में आपको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। मैंने कहा, मैं गिरफ़्तारी से नहीं डरता। अखबार के मदीर ने कहा, आपने अपनी पार्टी के 2 नायब सदर मिस्टर शम्स और मिस्टर कुरैशी पर इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्होंने आपकी पार्टी को हाईजैक कर लिया है, लेकिन मिस्टर कुरैशी यहाँ मौजूद है। मैंने कहा, हमारे दरमियान गलतफ़हमी रफ़ा हो गई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतने कम वक्त में अपनी पार्टी के अहया और इस मुल्क भर में सियासी तौर पर फ़ाल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? मैंने कहा, प्लान बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज आपके लिए इतना काफ़ी है। अब मुलाकातें होती रहेंगी आपसे। रात बहुत हो गई है और ग़ालिबन भूख से आपके सवालात भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसलिए आइए क्लास के बाद ताम की तरफ डिनर इज़ रेडी। चंद एक के सवा बेशतर सहाफ़ियों को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिलचस्पी थी और ना शाह आलम के मुस्तकबिल से। वो दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के कागजी सियासतदानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए जाते थे कि वहाँ खाने पीने को बहुत कुछ मिलता है। सफ़े अव्वल के सियासतदान 1 कप चाय पर तनख्वाह देते थे, मगर वहाँ जाना सहाफ़त के तकाज़ों में शामिल था। इन जमातों के सरबराह जो आम इस्लाह में तांगा पार्टी कहलाती है, क्योंकि इनके मेंबरान और ओहदेदार सब एक तांगे में समा जाते हैं और आज़ाद उम्मीदवार सहाफ़ियों को खींचने के लिए खातिर तवाज़ा में ज़्यादा एहतमाम करते थे। ये मेरी मजबूरी भी थी। मेरे ऐलान के साथ ही भूखे लोग मेज़ों की तरफ लपके, जहाँ बेहतरीन बुफे डिनर्स के लिए अनवा इकसाम की डिशेस बहुत देर से इनके मुंतज़र थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने महसूस किया कि वहाँ कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अपनी दिलचस्पी से सहाफ़ी नज़र आने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर ना वो सहाफ़ी थे और ना किसी के साथ आए थे।
खाने के दौरान मैंने हर सहाफ़ी के पास गया और इनसे रस्मी तौर पर कहा कि वो तकल्लुफ़ ना करें और खाने के साथ पूरा इंसाफ करें। ऐसे ही घूमते फिरते 4 मुशब्बह अफराद से भी बात की और इनसे पूछा वो किस अखबार के नुमाइंदे हैं। 2 ने पुरसुकून रहते हुए कदरे एतमाद के साथ 2 नाम लिए जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। 2 कुछ नर्वस हुए और उन्होंने 2 बड़े अखबारात का नाम लिया जिनके नुमाइंदों को मैं जानता था। मेरा शक तक़वियत हासिल कर गया। मैंने शबनम के पास जाकर कहा, शबनम तुम यहाँ मौजूद तमाम सहाफ़ियों को जानती हो? सबको तो नहीं, कुछ गैर मारूफ और नए लोग भी हैं। मैंने कहा नए लोगों में मुझे कुछ मशकूक अफराद नज़र आ रहे हैं जो कतई सहाफ़ी नहीं हैं। ऐसे इधर उधर मत देखो, इन्हें शक हो जाएगा। शबनम ने सर हिलाया, मुझे बताओ कौन लोग हैं। मैंने कहा एक तो इरशाद साहब के पीछे खड़ा है, दराज कद और तीखी मूँछों वाला, सफ़ेद शलवार कमीज़ में। मैंने देख लिया, मैं इसे नहीं जानती। दूसरा कादिर साहब की टेबल पर मौजूद है और इसकी ढिठाई का ये आलम है कि वो कादिर हुसैन साहब के अखबार की नुमाइंदगी का दावा कर रहा है। तुम्हारी इससे बात हुई? मैंने कहा हाँ, वो सफारी सूट में है। मैं समझ गई। इस टेबल पर 4 अफराद हैं, 3 को मैं जानती हूँ। मैंने बाकी 2 की निशानदेही भी ऐसे ही की कि किसी को शक ना हो, मगर मैं अपनी कोशिश में नाकाम रहा। शबनम के पहुँचने से पहले इनमें से 2 गायब हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चांदनी लाउंज में एक हिस्से में हो रही थी, बाकी हिस्से में आम पब्लिक थी। वो खामोशी से खिसक कर पब्लिक में शामिल हुए तो फिर नज़र नहीं आए, मगर शबनम ने 2 को घेर लिया। हवाए वक्त कौन सा अखबार है? शबनम ने कहा, अगर नवाए वक्त हो सकता है तो हवाए वक्त क्यों नहीं हो सकता? ये एक नया अखबार है। वो बेवकूफ़ी से बोला। शनाख्ती कार्ड है आपके पास अखबार का? वो इत्तफाक से पर्स में रह गया। चलिए अपना नाम और अखबार का फ़ोन नंबर बताइए। शबनम ने तेज़ लहजे में कहा। अब होती कौन है ये सवाल करने वाली? वो बिगड़ गया। मगर इतनी देर में चंदा और सहाफ़ी इधर आगे थे, इन्होंने इसे धक्के देकर निकाल दिया। चलो अब इज़्ज़त के साथ दफ़ा हो जाओ, मुफ्त खोरे आ जाते हैं हर जगह, जूते पड़ेंगे तो भूल जाओगे सारी सहाफ़त। शबनम ने कहा इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। दूसरा इस सूरत हाल से बचने के लिए फ़रार होने लगा था कि शबनम ने इसे भी रोक लिया। 1 मिनट मेरी बात सुनिए जर्नलिस्ट साहब, किस अखबार से तशरीफ़ लाए हैं आप? क़ज़ाए वक्त से या सदाए वक्त से? वो बोला जी नहीं, मेरा नाम जमालुद्दीन है। मैंने अपना नया अखबार शुरू किया है, रफ्तार ज़माना। निस्बतन नौजवान सहाफ़ियों का एक गिरोह इसके गिरद जमा हो गया। कब से शाया हो रहा है ये अखबार? इसने कहा क्या रफ्तार है इसकी फ़ी ज़माना? मैंने कहा अभी इसका डिक्लेरेशन लिया है। वो बोला इसकी डिमी चल रही है। शबनम ने पूछा। ये खालिश टेक्निकल सवाल सुन के वो घबरा गया। डिमी? एक रिपोर्टर ने प्लेट इसके हाथ से ले ली। तुम्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा किस उल्लू को पट्टे ने दिया था आखिर? दूसरे ने इसे धक्का दिया। हरामखोर गद, चलो पट्टो वरना मैं बुलाता हूँ पुलिस को। शबनम ने कहा ठहरो, होटल की सिक्योरिटी को बुलाओ। मैंने कहा कुछ लोग पहले ही खिसक गए हैं, मुझे ये सिर्फ मुफ्त खोरे नहीं लगते, ये मेरे दुश्मनों को भेजे हुए लगते हैं। आखिरी शख्स को फ़रार होने का मौका नहीं मिला, मगर वह ज़रा भी परेशान नहीं हुआ और इत्मीनान से या डटाई से मुस्कुराता रहा। चंद मिनट में होटल के सिक्योरिटी वाले आ गए और इसे साथ ले गए। इसने जाते जाते एक रिपोर्टर से कहा मुफ्त की तो तुम भी खा रहे हो, हम नीचे जाके खा लेंगे इससे अच्छा। अगर वह सिक्योरिटी की तहवील में ना होता तो शायद इसकी अच्छी खासी ठुकाई होती, मगर इसके एतमाद ने मुझे हैरान किया। मैंने शबनम से कहा कि मैं अभी आता हूँ और सिक्योरिटी वालों के पीछे चला गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब नीचे सिक्योरिटी के इंचार्ज ने इसके कागजात चेक किए और फिर बड़े दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा के इसे छोड़ दिया। वो हाल की एक टेबल पर जा बैठा जहाँ फ़रार होने वाले 3 सहाफ़ी पहले से मौजूद थे। मैं दूर से इनकी बातें तो नहीं सुन सकता था, मगर इन्हें हंसता हुआ देख सकता था। मैंने सिक्योरिटी इंचार्ज के बाद जाके कहा तुमने शख्स को ऐसे ही छोड़ दिया, इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था। वो बोला सर जी वो तो ख़ुद पुलिस मैन है। मुझे यकीन आया। तुमने शनाख्ती कार्ड देखा था? देखा था सर, वो ASP दिलावर शाह है। मैंने इसकी मेज़ की तरफ देखा जहाँ वो ASP मौजूद था। अब वो वेटर को बुला के अपना आर्डर लिखवा रहा था। इसके बाकी साथी खाने में मसरूफ़ थे। मैंने गौर से इनकी सूरतों को देखा। वो शक्ल से पुलिस वाले नहीं लगते थे। इनमें से किसी का हेयर स्टाइल पुलिस वाला नहीं था। इनके लंबे लंबे बाल थे जो कानों के ऊपर आए हुए थे। एक ने तो बाकायदा पट्टे करा रखे थे। इनका लिबास भी बहुत शौक और फैशनेबल था, मगर मैं सिक्योरिटी इंचार्ज से बहस नहीं कर सकता था और किसी वजह के बगैर मामले को तूल नहीं दे सकता था। अभी तक इनका जुर्म इसके सिवा कुछ ना था कि वो बिन बुलाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरा में शामिल हो गए थे और सबके साथ दावत आम में शरीक पाए गए थे। वापस टेरेस पर पहुंच के मैंने शबनम को सारी बात बताई तो इसने पुलिस का जाली शनाख्ती कार्ड दिखा के सिक्योरिटी वालों को मुतमईन कर दिया है। शबनम ने कहा बाज़ औक़ात सियासी नौयत की मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस वाले सादा लिबास में रिपोर्ट लेने आ जाते हैं। मैंने कहा शबनम वो पुलिस वाले नहीं हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ किसी ख़ास मकसद के तहत यहाँ आए थे, तुम बिला वजह डर रहे हो। मैंने कहा वो नीचे क्यों बैठे हुए हैं? तुम समझते हो कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर किस लिए? मैंने कहा मुमकिन है वो रब नवाज के आदमी हो, मुझे अगवा करके साथ ले जाना चाहते हो। इस होटल के अंदर से नामुमकिन अगवा और कत्ल करने वाले तुम्हें बाहर से उठा सकते हैं। इन्हें पहचाने जाने का रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? शबनम ने कहा। मैंने बरहमी से कहा खातून मैंने भी दुनिया देखी है, मेरा शक बेसबब नहीं है। जो शख्स पुलिस का जाली शनाख्ती कार्ड लेकर किसी 5 स्टार होटल में जाने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की जुर्रत कर सकता है, शरीफ आदमी नहीं हो सकता। अगर तुमने कुछ ना किया तो फिर ओके मैं कादिर साहब को बता देती हूँ। शबनम ने कहा। इस वक्त तक लोग खाना खा के फारिग हो चुके थे और रुखसत हो रहे थे। कादिर साहब ने शबनम की बात वाजिबी सी दिलचस्पी के साथ सुनी और फिर किसी जानने वाले पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया, मगर खुद इन्हें जाने की जल्दी थी। सब मेहमानों के रुखसत होने जाने के आधे घंटे बाद इस इलाके के थाने से एक सब इंस्पेक्टर मुझसे मिलने आया। मैंने इसे सारी सूरत हाल समझाई
तो वो लौट के नीचे हाल में गया और 15 मिनट बाद खासा परेशान और नाराज़ लौटा। आपने तो हमें मरवा दिया था सर जी, यहाँ सारे मुअज़्ज़िज़ीन आए हैं, वैसे ही किसी पर शक ज़ाहिर करना बड़ी गलत बात है। मैंने कहा गलत बात क्या है, ख़ुद सिक्योरिटी इंचार्ज ने इसका शनाख्ती कार्ड देखा था। सिक्योरिटी इंचार्ज तो खुद मुश्किल में पड़ गया है, इसने अपनी जान छुड़ाई कि शायद गलत फहमी हो गई कोई। वो बंदा कोई था जिनके पास आपने मुझे भेजा था, वो सब तो कस्टम के अफसरान थे। कस्टम के अफसरान इस हुलिये में नहीं हो सकते, वो सब बदमाश लगते थे। मैंने कहा चलो छोड़ो जी, मेरी तो नौकरी ख़तरे में डाल दी आपने। इन्होंने मैनेजर से बात की कि पुलिस यहाँ भी शरीफन को तंग करती है। इसमें से एक तो DIG साहब के फ़ोन पर बात करने की कोशिश भी की थी। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। इसने जाते जाते बड़ी नागवारी के साथ मुझसे हाथ मिलाया। इसके जाने के बाद मैंने असिस्टेंट मैनेजर से मुलाकात का फ़ैसला किया। वो मेज़ अब खाली पड़ी थी जिस पर मैंने इन चारों जाली सहाफ़ियों को इकट्ठा बैठे देखा था। असिस्टेंट मैनेजर ने मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनी। लेकिन सर, आपने महज शक की बुनियाद पर पुलिस को बुलाकर गलती की है। ये शरीफन का होटल है। मैंने कहा शहर भर के 2 दर्जन सहाफ़ियों ने इनको देखा था, वो सहाफ़ी नहीं थे और इन्होंने सबके सामने झूठ भी बोला था। बाद में एक ने खुद को पुलिस का ASP ज़ाहिर किया और जब पुलिस आई तो वो कस्टम ऑफिसर बन गए। आप ऐसे लोगों को शरीफन और मुअज़्ज़िज़ीन में शुमार करते हैं? शाह आलम साहब, ये एक होटल है, यहाँ कोई भी आ सकता है, ख्वाह वो शराफत की सनद रखता हो या नहीं। हम किसी को शनाख्त के लिए नहीं रोक सकते। अगर आप हमें इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़ लिया था तो वहीं पुलिस के आने तक रोकते। हम होटल के अंदर ना पुलिस की मुदाखलत पसंद करते हैं और ना बिला वजह का हंगामा। असिस्टेंट मैनेजर ने सपाट लहजे में कहा। मैंने कहा देखिए, ये बात मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दी है कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन हम आपको स्पेशल सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते और महज आपकी वजह से 10 मुअज़्ज़िज़ कस्टमर से पूछ कुछ नहीं कर सकते। आप अगर हमारी हिफाजती इंतजाम से मुतमिन नहीं तो प्राइवेट सिक्योरिटी ले लें या पुलिस से सिक्योरिटी मांगें। इसने रखाई से कहा और पलट के अपने ऑफिस में चला गया। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ गलत नहीं था। मैंने अपने स्वीट में आके रिलैक्स करने के बाद सोचा, लेकिन मेरा शक भी बेबुनियाद नहीं था। मैंने शबनम से पूछा तुम्हारा अब क्या प्रोग्राम है? वो सोफे पर जूते उतार के दराज हो गई। कुछ नहीं। मैंने कहा आज तुम्हें अखबार की आखिरी कापी की फ़िक्र नहीं है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट भी फाइल नहीं की तुमने? वो मुस्कुराई। तुमने देखा नहीं, मेरे अखबार का चीफ रिपोर्टर खुद यहाँ मौजूद था। मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ। फ़ारिग हो तो घर जाओ, यहाँ तुम्हारे सोने के लिए कोई जगह नहीं। इसने शौक़ी से डबल बेड को देखा। जगह तो बहुत है अगर दिल में जगह हो। मैंने कहा देखो, मैं पहले ही अपसेट हूँ, मुझे परेशान मत करो और जाओ शराफत से। वो इसी तरह लेटी रही। अगर ज़बरदस्ती निकाल सकती हो तो धक्के दे के निकाल दो, वरना मैं लेटी हूँ यहाँ, तुम सो जाओ अपने बेड पर। मैंने गहरी सांस ली। मुझे अभी नींद नहीं आ रही और मुझे फ़ोन पर सबसे बात करनी है, कमर से और कमाल से और चंदा से। मैंने कहा हाँ, चंदा से भी। अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना सुनूं तो मैं कानों में उंगलियां ठोंस लेती हूँ। इसने कानों में उंगलियां डाल ली। मैंने अपनी हार मान ली। शबनम की ज़िद के आगे मेरी एक ना चलती। अगर मैं इसे ज़बरदस्ती रुख्सत करता तो सचमुच हंगामा कर देती। तो शायद होटल की इंतज़ामिया मुझसे माजरत कर लेती कि शाह आलम साहब, आपकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, आप अपनी रिहाइश का इंतज़ाम किसी दूसरे होटल में कर लें। शबनम को अपनी बदनामी का कोई डर नहीं था और इससे हंगामा आराई से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 मशकूक अफराद की मौजूदगी बज़ाहिर एक मामूली वाक़या थी, मगर ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स मुझे ख़तरे की वजूद से आगाह कर रही थी। मैं इस एहसास से निजात पाने में नाकाम रहा। वो चारों किसी ख़ास मकसद से वहाँ भेजे गए थे। झगड़ा करके रुखसत हो जाने के बावजूद वो होटल के कहीं आसपास ही मौजूद होंगे, लेकिन मैं तस्दीक के लिए बाहर जाता तो ये हो सकता था कि वो वापस से ना हो। वो मुझे गन पॉइंट पर अगवा करके भी ले जा सकते थे और शूट भी कर सकते थे। मैंने प्रेस के सामने अपनी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात का खूब रोना रोया था और अपने खदशात को मुबालगा आराई के साथ बड़ा चढ़ा के पेश किया था, जबकि ख़ुद मैं अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तान में मेरी जान का दुश्मन सिर्फ रब नवाज़ हो सकता है, मगर वो भी मुझे कत्ल करा के अपना नुकसान नहीं करेगा। वो पहले मुझसे मालूम करेगा कि इसके 6 लाख पाउंड के नवादरा चोरी होकर कहाँ गए और जो 3 लाख पाउंड मैंने वसूल करने थे वो इस तक क्यों नहीं पहुँचे। पहले मैं इसके 2 लाख पाउंड से ज़्यादा का मकरूज़ था, अब ये कर्ज़ बढ़ के 5 लाख पाउंड से भी ज़्यादा हो चुका था और मलक रब नवाज़ इतना बेवकूफ़ नहीं था कि 5 लाख पाउंड में मेरी जान ले ले। वो मुझे मजबूर करेगा कि मैं इसका कर्ज़ अदा करने के लिए चोरी करूँ, डाका डालूँ या इसके पास खुद को गिरवी रख के कारोबार करूँ। मेरी जान इसके लिए बेमुशर्रफ थी। चुनांचे ये हो सकता था कि रब नवाज़ मुझे अगवा कराए और फिर मुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अगर वो 4 आदमी मुझे रब नवाज़ के पास ले जाने के लिए आए थे तो इन्हें से बात करनी चाहिए थी। अगर मैं इनकार करता तो ज़बरदस्ती जायज़ होती, लेकिन अभी तो मैंने पाकिस्तान की सरज़मीन पर कदम रखा था। मैंने अभी तक रब नवाज़ से ये नहीं कहा था कि मुस्तकबिल में इसके और मेरे कारोबारी मुनासिब नहीं होंगे। मैंने तो इसे पार्टी का टिकट देने का वादा किया था और मैं लौट के इसीलिए आया था कि इलेक्शन में हिस्सा लूँ। दोबारा मुंतखब होने की सूरत में मेरी ज़ात से रब नवाज़ को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। सवाल फिर ये पैदा होता है कि 2-4 अफराद कौन थे। इससे पहले कि मैं इस मसले पर शबनम की राय लेता तो टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठा कर कहा हेलो। दूसरी तरफ रब नवाज़ बोला शाह जी फ़ारिग हो गए हो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से? मैंने कहा क्या तुमने अपना नुमाइंदा भेजा था वहाँ? वो बोला लो जी, हम तो खुद हाजिर होने का सोच रहे थे मगर इसलिए नहीं आए कि जल्दी क्या है। मैंने कहा मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था, अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आ जाओ, या कोई मसला है तो मैं मिलने आ जाता हूँ। मैंने कहा मसला कोई नहीं, लेकिन मैं इतने तवील सफ़र के बाद बहुत थक गया हूँ। इस पर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस गले पड़ गई। इसके लिए तो हम बेखुद ताब होते,
मगर अब मैं सोना चाहता हूँ, मैंने कहा। वो बोला किसके साथ, और फिर हंसा। मैंने कहा तुम्हें ये बताना ज़रूरी है? ना बताओ यार, हम क्या जानते नहीं? ये बताओ लंदन की सूरत हाल अब क्या है? रब नवाज कहा। मैंने कहा लंदन की सूरत हाल क्या हो सकती है, जो थी सो है। वो जिम्मी और इसने गाली बकी। मैंने कहा वो जेल में है और रहेगा मरते दम तक। वो बिगड़ के बोला मेरा कर्ज अदा करने से पहले वो कैसे मर सकता है? मैंने कहा फरिश्ता अजल जान लेने से पहले बिल्कुल नहीं पूछता कि बंदे दुनिया में तेरे कौन से काम अधूरे रह गए, तो वक्त पर आ जाता है। मैंने सुना है इसे दिल का दौरा पड़ा था। ठीक सुना है तुमने, मफलूज वो पहले ही था। इसे होगी लंबी कैद की सज़ा, तो इतनी मोहलत शायद ज़िंदगी इसे ना दे कि अपनी सज़ा पूरी काटे। बाकी दवा दे वो तुम्हारा मकरूज़ कैसे हो सकता है? मैंने 6 लाख के नवाजरत इसे ही बेचे थे। मैंने कहा आहिस्ता बोलो, टेलीफोन पर ऐसी बातें करना वैसे भी कोई अक्लमंदी नहीं। अगर किसी ने सुन लिया। वो बोला मैं क्यों डरूँ? जिम्मी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसने 6 लाख पाउंड के नवाजरत इसे भिजवाए थे कि बीच की रकम तुम्हें अदा करूँ। मैंने कहा आधी रकम इसने अदा कर दी थी, बल्कि ख़रीदार यानी लॉर्ड प्राइस ने अदा कर दी थी। मगर तुम्हारी बदकिस्मती से डाकू ले उड़े और रकम अभी तक पुलिस बाजियाब नहीं कर सकी। बाद में नवाजरात भी चोरी हो गए। मैं कुछ नहीं जानता, चोरी डाके से मुझे क्या? वो चिल्लाने लगा। 6 लाख में से एग्रीमेंट के मुताबिक 1 लाख तुम्हारे थे, 1 लाख जिम्मी के, बाकी 4 लाख मुझे मिलने चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि वो 4 लाख पाउंड तुम कैसे वसूल करोगे? क्या तुम जिम्मी के ख़िलाफ़ केस करोगे? इसके लिए तुम्हें लंदन जाकर वकील भी करना पड़ेगा, और तुम्हें शायद इल्म नहीं कि लंदन में कानूनी मुकदमात पर कितने अखराजात होते हैं। वसूल तुम्हें एक पैसा नहीं होगा, उल्टा मुकदमा तुम्हारे गले पड़ जाएगा। तुम्हें जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। मैं जिम्मी के एहसास बिकवा दूंगा। मैंने कहा वो कैसे? इसके तमाम माली मामलात की निगरान थी इसकी बीवी, जिसने खुद अपने शोहर को अंदर कराया है, और इसके खिलाफ 3 किस्म के मुकदमा दर्ज हो गए हैं। एक गलत आमदनी ज़ाहिर करने और टैक्स चोरी करके, दूसरे नाजायज़ तौर पर गैर कानूनी तारकिन वतन लड़कियों को रखने के और ज़बरदस्ती इनसे गैर इखलाकी काम कराने, और तीसरे कम से कम 4 अफराद के कत्ल अमद के। वहाँ सज़ाए मौत का रिवाज होता तो जिम्मी की मुश्किल बहुत जल्द आसान हो जाती। अगर तुमने इसके खिलाफ कोई केस किया तो ख़ुद बहुत से कानूनी मामलात में उलझ जाओगे। इसमें सर फहरिस्त होगा नवाजरात की स्मगलिंग का जुर्म। एक मुकदमा तुम पर बरतानिया में कायम होगा, इसके बाद दूसरा पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं। मैंने कहा कानून से लाइल्मी के उज़र को यहाँ भी अदालत कबूल नहीं करती। क्या तुमने पाकिस्तान एंटिक्स एक्ट मुजरिया 1975 का नाम सुना है? इसकी दफ़ा 26 के तहत पाकिस्तान से नवाजरात को बाहर भेजना जुर्म करारदाद दिया गया है। इस कानून के सब सेक्शन 37 के तहत मुल्क के अंदर भी नवाजरात की नकल हमला ममनू है। चंद सेकंड की खामोशी के बाद बोला लगता है तुमने इस सिलसिले में खासी कानूनी मालूमात हासिल की है। मैंने कहा इसके अलावा यूनेस्को कन्वेंशन मुनक़द 1970 के आर्टिकल 7 के तहत मेंबर मुल्कों को पाबंद किया गया है कि वो अपने ममालिक के अजायब खानों में स्मगल शुदा आसार कदीमा और नवाजरात ना आने दें, और अगर किसी मुल्क के नवाजरात मुजरमाना तौर पर दूसरे मुल्क पहुँच जाएँ तो इस मुल्क की वजारत सकाफत और ये कानूनी हक़ हासिल है कि वह चोरी होकर बाहर पहुँच जाने वाले नवाजरात वापस तलब कर सके। मेरा इन कवानीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। ताल्लुक़ कैसे नहीं? तुम कैसे साबित करोगे तुम जायज़ तौर पर इन आसार कदीमा और नवाजरात के मालिक थे जो पाकिस्तान की मलकियत? मैं कह सकता हूँ कि मैं वो सब किसी से ख़रीदे थे। तुमसे पूछा नहीं जाएगा किससे? फिर तुम किसका नाम लोगे? इसके अलावा इन आसार कदीमा और नवाजरात की नकल हरकत तो मुल्क के अंदर भी खिलाफ कानून है। टैक्सला के आसार कदीमा को सिर्फ हुकूमत वहाँ से मुंतकिल कर सकती है। इसी तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आसार को मुल्क के किसी म्यूज़ियम में रखने के लिए सिर्फ हुकूमत मजाज है। तुम फंस जाओगे रब नवाज। और अगर बरतानवी पुलिस और स्कॉटलैंड के सुराग रसां तुम्हारे 6 लाख पाउंड के नवाजरात का सुराग लगाने में कामयाब रहे, तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो सब हुकूमत पाकिस्तान के जायज़ दावे के मुताबिक वापस कर दिए जाएंगे। रही बात जिम्मी के एहसास बिकवाने की, तो जिम्मी की ज़िंदगी में यह नामुमकिन है। जोली ने इसके एहसासों पर कब्ज़े के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि इस अधूरे इंसान और मुकम्मल नामर्द से शादी कर ली। खुदा ने इसे मौका दिया तो इसने सबसे पहले अपने मजाजी खुदा को ठिकाने लगा दिया। जेल में वो खुद ना मरा तो जोली इसे मरवा देगी। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते वो कितनी ख़तरनाक औरत है। वो तलख लहजे में बोला फिर तुम ये अंदाज़ा कैसे कर लिया? इसने खुद मेरे सामने ये इतराफ़ किया था कि जिम्मी के साथ इसकी शादी एक कैद बामुशक्कत थी। इसने सिर्फ इस उम्मीद में जिम्मी की बीवी बनना कबूल किया था अगर चंद साल में तभी मौत ना मरा तो किसी के हाथों मारा जाएगा। गालिबन 6 साल जोली ने खुद पर जबर करके गुजार दिए, लेकिन बिलाखिर इसे मौका मिल गया। शोहर के सारे असासे अब इसके हैं और इससे तुम 1 पाउंड कानूनी तौर पर वसूल नहीं कर सकते। वो चिल्लाने लगा मेरे पास गैर कानूनी तरीके भी हैं शाह आलम। मैंने कहा वो भी जिम्मी की बीवी है और वो सारे धंधे जो जिम्मी करता है अब जोली चलाएगी। तुम इसे कोई मामूली औरत ना समझो। एक बात कहूँ शाह आलम, तुम्हारी ज़ुबान आज़ाद है। वो बोला मुझे इस मामले में कोई गहरी साजिश नज़र आती है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। डकैती का इल्ज़ाम तुमने भी पहले लॉर्ड प्राइस पर आयद किया था। वो ख़ानदानी आदमी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो सब कुछ हो सकता है मगर चोर डाकू नहीं हो सकता। जिम्मी खुद मुझे लूटना चाहता था, हाँ, मगर इससे पहले वो नामालूम डाकू पहुँच गए। मैंने कहा इसकी बीवी ने डकैती के पूरे मंसूबे की तफसीलात पुलिस को फराहम कर दी है। वो सौदा करने के साथ गया था और इसी से नकद अदायगी पर जोर दिया था। मैंने इसकी गाड़ी में वापस जा रहा था जब डाकुओं ने हमें रोक लिया। अगर हम खैर-ओ-आफियत के साथ जिम्मी के ऑफिस पहुंच जाते तो जिम्मी के मंसूबे के मुताबिक इसके अपने आदमी डाकू बन के पहुँच जाते
और सब कुछ छीन कर ले जाते। मगर जब ये बात तुम्हें मालूम हुई तो तुमने जिम्मी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की। जिम्मी ने तुमसे कहा था कि रब नवाज का सारा माल मेरे पास पड़ा है, हम मिलकर इसे गायब कर देते हैं। तुम्हारे 3 लाख पाउंड तो गए, आधा माल भी इतनी ही मालियत का था और तुम ले लो, बाकी आधा मैं रख लेता हूँ। नुकसान होगा रब नवाज का होगा, वो बैठा है पाकिस्तान में, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। मैंने कहा जब वो माल बरामद होगा, और मुझे यकीन है कि कभी ना कभी वो ज़रूर बरामद होगा, तो तुम्हारे सब मफरूज़ात गलत हो जाएंगे। रब नवाज का वो माल तुमने ठिकाने लगा दिया है, अब कहाँ से बरामद होगा, वो सारी दुनिया में फैल गया है। मैंने कहा सदमे से मुतासिर होकर तुम्हारे जहन में ऐसे ख्यालात आना बिल्कुल फितरी है। मेरे कुछ 6 लाख पाउंड का नुकसान मामूली नहीं है शाह आलम, मैं तुमसे सिर्फ हमदर्दी कर सकता हूँ, लेकिन नुकसान तो मेरा भी हुआ है। मैंने कहा तुम पहले कभी मेरे 2.25 लाख पाउंड के मकरूज़ थे, 6 लाख पाउंड के आधे 3 लाख इसमें और शामिल कर लो। और फिर चिल्लाने लगा, तुम पागल हो गए हो रब नवाज, माल तुमने मेरे हवाले नहीं किया था, जिम्मी को बेचा था। मैंने हमेशा से ऐसा ही कर रहा था, मेरा माल तुम दमदम ले जाते थे और जिम्मी इसे ग्राहकों तक पहुँचाता था। लेकिन इस दफ़ा तरीक़ाकार उलट गया था, मैं पहले से लंदन में था और तुमने माल बराह रास्त जिम्मी को भेजा था। इसने मुझे धक्का दिखाया था और मैंने एक एजेंट को मार्फत लॉर्ड प्राइस से सौदा किया था, लेकिन बाद में लॉर्ड प्राइस ने इस एजेंट को कत्ल कर दिया और गिरफ़्तार हो गया। अब इसकी ज़िंदगी के बहुत थोड़े दिन बचे हुए हैं, वो जेल में ही गुजरेंगे। देखो शाह आलम, हम मिल के बैठेंगे और कोई सूरत हाल निकालेंगे जिससे तुम्हारे 3 लाख पाउंड का नुकसान भी पूरा हो जाएगा और मेरे 6 लाख पाउंड के माल का घाटा भी बराबर हो जाएगा। 6 लाख में 4 लाख तो मेरे थे, तुम्हारा हिस्सा सिर्फ 1 लाख पाउंड का बनता है और इतना ही जिम्मी का था। अगर वो 3 लाख मुझसे ना छीने जाते तो मैं 2 लाख यकीनन तुम तक पहुंचा देता। मैंने कहा बाकी 2 लाख जिम्मी देता। चलो तुमने ये तो माना कि 2 लाख पाउंड मेरे थे, इसी तरह मुझे 4.25 लाख पाउंड देने के पाबंद हो। इखलाकी तौर पर हम जो गैर कानूनी काम कर रहे थे, इसमें कानूनी माहदे और कानूनी जिम्मेदारी की बात भी नहीं। आजकल हालात बहुत साजगार हैं, मार्केट में माल बहुत है और सस्ता भी है। ज़ाहिर है सप्लाई ज़्यादा होगी तो कीमत करेगी, लेकिन बैनुल-अक़वामी मार्केट पहले से ज़्यादा तेज़ जा रही है। पहले 5 के 100 मिलते थे तो अब 3 के 125 का रेट है। हम इस मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने इसे टालने के लिए कहा, हम फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, लेकिन अभी तो मैं तिजारत से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी ले रहा हूँ। वो बोला इन दोनों में फ़र्क है कोई? मैंने कहा नहीं, मगर आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपने प्रोग्राम का ऐलान किया है। इंतखाबात में 2 महीने बाकी हैं और ये वक्त अपनी पार्टी को पूरी तरह फ़ाल करने के लिए बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ शाह जी कि अब अपनी सारी तवज्जो बिज़नेस को दो। सियासत के भारी पत्थर को एक बार चूम के छोड़ दिया है, इसे दोबारा उठाने के नाकाम कोशिश से जग हंसाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कम से कम इस इलेक्शन में मुझे तुम्हारी कामयाबी को कोई चांस नज़र नहीं आता। मैंने कहा मैं कोशिश किए बगैर मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम शर्त लगा लो मुझसे, तुम्हारे उम्मीदवारों की ज़मानत भी ज़ब्त हो जाएगी। वो बोला। मैंने कहा देखो रब नवाज, तुम्हारे लिए ऐसा कहना बहुत कबल वक्त है। इंतखाबात में जो सबके साथ होता आया है वो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? अगर हम हार सकते हैं तो जीत भी सकते हैं। अगर हमारे उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हो सकती है तो बिला मुकाबला कामयाब भी हो सकते हैं। हर इलेक्शन में सरप्राइज़ भी बहुत होते हैं। पता नहीं अपनी पार्टी को दोबारा ज़िंदा और फाल करने का दौरा तुम्हें क्यों मशवरा तुम्हें किस अक्लमंद ने दिया था? मैंने कहा ये मत भूलो कि कुछ अरसा कबल तुमने खुद मेरी पार्टी का टिकट बड़ी खुशी से कबूल किया था। वो बोला इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं घाटे का सौदा कर रहा हूँ। मैं आज़ाद ही भला शाह जी, अपने आबाई हल्के से मेरी सीट रिज़र्व है। मैंने कहा रब नवाज, मैं इस वक्त सियासी नज़रियात और सूरत हालात का बहस के मोड में नहीं हूँ। मुझे भी तुम्हारे सियासी मुस्तकबिल की नहीं, अपने 4.5 लाख पाउंड की फ़िक्र है। 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं ये पाकिस्तानी करेंसी में, जो तुम मुझे अदा करने के पाबंद हो। मैं कह चुका हूँ कि कारोबारी मामलात पर बाद में बात करेंगे। वो चिल्लाने लगा, बाद में कब? इंतखाबात के बाद? तुम मुझे टाल रहे हो शाह जी। मैंने सख्त लहजे में कहा इस वक्त मैं सोना चाहता हूँ रब नवाज। मुँह मुश्तैल हो गया, मेरी नींदें हराम कर दी हैं तुमने और ख़ुद चैन से सोना चाहते हो। किसी गलत फहमी मत रहना शाह आलम, मेरे पास रसीद नहीं है, गवाह नहीं है और मैं 1.5 करोड़ तुमसे कानूनी तरीके से अदालत का ज़रिया वसूल नहीं कर सकता। मगर कानून से मदद लेने वाले होते हैं। इसने खुद को गाली दी। मैंने कहा तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ मैं धमकी दे रहा हूँ तुम्हें। मेरे 1.5 करोड़ अदा किए बगैर तुम मर भी नहीं सकते शाह आलम। तुम मुझे जानते हो? वो चीख के बोला। मैंने कहा हाँ, और मैं इन चारों को भी जानता हूँ जिनको आज तुमने भेजा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पकड़ लिए गए थे मगर फ़रार होने में कामयाब रहे। मेरा अलावा बहुत से लोगों ने देखा था इन जाली सहाफ़ियों को। वो लहजा बदल के बोला ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने किसी को भी नहीं भेजा था। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ शाह आलम, मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो। शायद वो इस वक्त भी कहीं आसपास ही मौजूद होंगे। नहीं शाह आलम, तुम जिसकी कसम कहो मैं खाने को तैयार हूँ। मैंने किसी को तुम्हारे पास नहीं भेजा था। मैंने कसम खाने से झूठ कभी सच नहीं होता। होटल की इंतज़ामिया ने भी इन्हें पकड़ लिया था मगर वो हंगामा करके निकल गए। वो खुदा रसूल की कस्में खाने लगा मगर मैंने फ़ोन का रिसीवर रख दिया और ऑपरेटर से कहा वो मुझे कोई फ़ोन कॉल ना दे क्योंकि कुछ लोग मुझे फ़ोन पर कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। शबनम उठकर मेरे पास आ गई। टेक इट ईजी आली। मैंने कहा ये सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि सचमुच कुछ लोग मुझे अगवा करने की कोशिश करें और मुझ पर एक नाकाम कातला हमला भी हो। ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? तुम मुझ पर एक नाकाम कातला हमले का बंदोबस्त करा सकती हो? इसने मेरा हाथ थाम लिया। प्लीज़ आली, मामला को इंतहा तक मत ले जाओ।
मैंने कहा मैं आने वाले वाक़यात को एक मंतकी इंजाम के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। आज मैंने ख़तरात की पेशगोई कर दी है। मुस्तैद सहाफ़ियों ने 4 अफराद को देख लिया जो बदनीयती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मौजूद थे। मैंने होटल की इंतज़ामिया को भी बता दिया कि मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ। रब नवाज ने सही वक्त पर धमकी दी। अब एक कातलाना हमले का ड्रामा हो जाएगा तो तैयारी मुकम्मल। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, सुबह रईस आ जाएगा, वो सब कर लेगा। एक नाकाम कातला हमले के बाद शाह आलम किसी हादसे में हलाक हो जाएगा या गायब हो जाता है और बाद में इसकी नाकाबिल शनाख्त लाश मिलती है तो शक करने वाला कोई नहीं होगा। यही समझा जाएगा कि शाह आलम को इसके दुश्मनों ने मार दिया। इसने मेरे गले में बाहें हमायल कर दी। छोड़ो ये डराने वाली बातें, हम इतने अरसे बाद मिले हैं, कोई अपनी बात करो। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और इससे नरमी से दूर करना चाहा। ये बातें तुम दूर बैठ के भी कर सकती हो। वो मुझसे और चिमट गई। नहीं शाह आलम, अब इससे ज़्यादा दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि 2 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं। मैंने अपना दिफा जारी रखा। शबनम प्लीज़ देखो, तुमने वादा किया था। वो मुझे दीवानावार चूमने लगी। और तुम समझते क्यों नहीं हो अली, आई लव यू, मैं कितना चाहती हूँ तुम्हें। मैंने उसे धक्का देकर अलग कर दिया। देखो शबनम, मुझे तुम्हारी चाहत पर कोई एतराज़ नहीं, मगर ये सब खेल नहीं चलेगा। वो दुखी लहजे में बोली, तुम ऐसे क्यों पेश आ रहे हो मेरे साथ? 2 महीने बाद लौटे हो, फिर भी ये बेरुखी। पहले तो ऐसा नहीं। आखिर मैं कितनी बार वजाहत करूं कि शाह आलम वो पहले वाला शाह आलम नहीं है जो तुम्हारा इस्तेहसाल करता रहा जिस्मानी तौर पर। तुम्हें मेरे जज्बात का भी ख्याल नहीं। आखिर क्यों आली, तुम जो मुजस्सिम आग थे, बेहिसी की बर्फ़ क्यों बन गए हो? तुम चंद दिन भी मुझसे दूर नहीं रह सकते थे, फिर कैसे तुम इस हद तक बेनियाज हो गए हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती? मैंने इसके शानों पर हाथ रख के नरमी से कहा, शबनम मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ। इसने मेरे हाथ झटक दिए। नहीं चाहिए मुझे ये इज़्ज़त और तुम्हारी ऐसी कदरदानी। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं गोश्त पोस्ट की बनी हुई ज़िंदा औरत हूँ। ज़िंदगी की सारी तवानाई और ज़रूरत, जज्बों और एहसासात की सारी तड़प रखती है। लेकिन मैं तुम्हें दिल बहलाने का एक खूबसूरत खिलौना नहीं समझता, जैसा कि शाह आलम पहले समझता था। तुम एक ज़हीन और हौसलामंद औरत हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है। वो मायूसी के रद्दअमल की खिफ्त का शिकार हो गई। आखिर बात क्या है? तुम ऐसे बातें क्यों करते हो मुझसे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हसीन हूँ और मेरे शबाब की क़ुव्वत तस्खीर क्या है। मेरे एक इशारे पर न जाने कितने सर कटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी एक नज़र के लिए तरसते हैं तुम जैसे हज़ारों, मगर मुझे तुम्हारे सिवा किसी की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने कहा, सॉरी शबनम, मैं मजबूर नहीं हूँ। वो गुस्से में अपने होंठ काटने लगी। तुम इस तरह मुझे नहीं ठुकरा सकते, गलत समझ रही हो। नहीं, तुम मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठा के मुझे जलील कर रहे हो। आखिर क्यों आली? तुम्हारी खातिर मैंने क्या नहीं किया? मैंने तुम्हें इस औरत से ज़्यादा मोहब्बत दी जो तुम्हारी बीवी थी। तुमने ना जाने कितनी बार इसका एतराफ़ किया। अब तो वो भी नहीं है हमारे बीच में, फिर तुम्हें किसका डर है? डर किसी का नहीं। ज़रा बात को समझो, बात को तुम समझो। आज सारी दुनिया में तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम ऐसे आता है जैसे मैं एक सहाफ़ी, एक ऐसी एडिटर नहीं, कोई फाशा हूँ, तुम्हारी दाश्ता हूँ, और मैं सारी रुसवाई को बर्दाश्त करती हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी। जहाँ मौका मिलता है कोई मुझ पर कीचड़ उछालने से नहीं चौंकता। सब बोलते हैं कि अब क्या है, अब शाह आलम तुमसे शादी क्यों नहीं करता? आज़ाद साहब मुझसे बेइज्जत करते हैं कि तुमने खुद को लुटा दिया। अब क्या रह गया तुम्हारे पास इसे देने के लिए? वो क्यों परवाह करेगा तुम्हारी? वो मुझे समझाते हैं कितने अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी एक निगाह इल्तफ़ात के लिए आस लगाए बैठे हैं। इनमें से किसी एक को पसंद करो। मैं क्या बताऊँ इन्हें कि शबनम को सिर्फ शाह आलम चाहिए, कोई और मर्द नहीं। मैंने कहा, शबनम अगर मैं कर सकता तो तुमसे पहले ही शादी कर लेता। पहले तुम रक्षी से डरते थे, रक्षी का कांटा हमारे गले से निकल गया। अब तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? देखो, मैं ख़ुद को बिल्कुल बदल लूँगा। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही बन जाऊँगी। मैं ये सहाफ़त का पेशा भी छोड़ दूँगी। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बन के रहूँगी। तुम्हें वो सब खुशियाँ दूँगी जो रक्षी ने दे सकी। वो जो दुनिया को कोई औरत तुम्हें नहीं दे सकती। वो मेरी गोद में सर रख के रोने लगी और नीचे बैठ गई। मैंने इसे बाजू से पकड़ कर उठाया और अपने साथ बैठा दिया। शबनम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकते। ना करो। बगैर मोहब्बत के अपने दिल में, अपने घर में जगह दे दो। ये नामुमकिन है। मैंने एक ठंडी सांस ली। क्यों नामुमकिन है? मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ? सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा इल्तफ़ात। मैं तुम पर इस तरह नहीं चाहती। ये नहीं कहती कि मुझे अपनाने के बाद किसी और की तरफ देख ही नहीं सकते। तुम जैसे चाहो। मैंने कहा, फजूल बातें मत करो। इसने अचानक सर उठा के मुझे देखा। आली, तुम किसी को चाहते हो? अगर चाहते हो तो इससे शादी कर लो। करा दूँ मैं तुम्हारी शादी? मैंने इसे दुल्हन बना के लाऊँ तुम्हारे लिए और फिर तुम्हारे साथ एक खादमा बन के रहूँ? पागल हो गई हो शबनम। ये तो ठीक है, मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे और पागल मत करो। मुझे दीवानगी की इस इंतहा तक मत ले जाओ जहाँ मैं कुछ कर बैठूँ। तुम मुझे अपनी बीवी बनाना नहीं चाहते, मत बनाओ। अपनी दाश्ता रख लो। मैं तुम्हारी बीवी को मना लूँगी, इसे समझा लूँगी कसूर तुम्हारे शोहर का नहीं, मेरा है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। इस किस्म की घटिया बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती शबनम। तुम बाइज़्ज़त, तालीम याफ्ता और कामयाब सहाफ़ी हो। तुम्हारी खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स। इसने मेरी बात काट के कहा, तुम चंदा से शादी करना चाहते हो? ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? मैं जानती हूँ कि इसके सिवा कोई और लड़की नहीं हो सकती, लेकिन मैं तो खुद कह रही हूँ कि चंदा इससे शादी कर लो। मैंने रक्षी के सामने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया था। मैं अपनी बेबसी को मान लिया था और
इसने भी मेरी मजबूरी को तस्लीम कर लिया था। क्या कभी इसने तुम्हें मेरे नाम का ताना दिया? मैं चंदा से भी कह दूंगी। मैंने कहा खुदा के लिए शबनम कोई और बात करो, देखो कितनी रात हो गई है, अभी तक मैंने कमाल से और कमर से बात नहीं की। वो गुस्से में फनकारती हुई उठी। नहीं, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ, इतनी काबिल नफ़रत हूँ? क्या कमी है मुझ में? मैं डर गया। शबनम आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलो? मैं किसी से नहीं डरती। डरते हो तुम? इसने चीख के कहा। बताओ क्या मैं बूढ़ी हूँ? कोढ़ निकला हुआ है मेरे जिस्म पर, एड्स है मुझे, मेरा जिस्म औरत का नहीं है। इसने अचानक अपने कपड़े उतार फेंकने शुरू कर दिए और मेरे सामने तन के खड़ी हो गई। देखो, क्या ये जिस्म इस काबिल नहीं है कि किसी के जज्बात जगा सके, या तुम नामर्द हो गए हो? मैंने इसके एक भरपूर झांपड़ रसीद किया। वो बेड पर गिर गई, लेकिन चिल्लाती रही, मारो और मार दो मुझे। लेकिन तुम सच को चंदा सच भी कैसे छुपाओगे? तुम अब भी मर्द ही नहीं रहे तो इससे भी कैसे शादी करोगे? वो हंसने लगी। हिस्टीरिया की दीवानगी में कह के लगाने लगी। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मेरा सांस फूला हुआ था और मेरे माथे पर पसीना बह रहा था। मैंने एक तौलिए से चेहरा साफ किया और दरवाजे को थोड़ा सा खोला। बाहर वही असिस्टेंट मैनेजर खड़ा हुआ था। एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे नहीं कहूँगा, लेकिन दो मेहमानों ने शिकायत की कि आपके कमरे में हंगामा हो रहा है। यू सी सर, लोग सो रहे हैं। मैंने कहा आई एम सॉरी, मेरी बीवी कुछ ज़्यादा पी के आउट हो गई है, अब ठीक है? यस सर, इसने मानी खेज लहजे में कहा और चला गया। शबनम बेड पर लेटी लरज रही थी, कांप रही थी और अपने आप से बातें कर रही थी। मुझे मर्दों की क्या कमी है? मैं हर रोज़ मैंने इसकी गर्दन दबोच ली। अगर तुमने अपनी बकवास बंद ना की तो मैं इसकी आंखों में खौफ उतराया। क्या करोगे तुम? मैंने इसे छोड़ दिया। कुछ नहीं, प्लीज़ अपने कपड़े पहन लो, ऐसा ना हो कि होटल वाले पुलिस को बुला लें। वो फिर बेड पर औंधी गिर गई। इसे अपना होश नहीं था। वो अब खामोश होने लगी थी, मगर इसके आसाब जो अब जवाब दे चुके थे। मैंने खुद इसे ज़बरदस्ती कपड़े पहनाए और अपने सामान में सुकून आवर गोलियाँ तलाश की जो मैं किसी भी हंगामी सूरत के लिए साथ रखता था। शबनम ने मज़ाहमत नहीं की और 2 गोलियां खा के सीधी लेट गई। एक असाब शिकन हद तक बोझल और काबिल नफ़रत खामोशी में वक्त का हर लम्हा मुझे शर्मसार करता हुआ गुजरने लगा। मेरा ज़मीर साफ़ था, मगर मेरा दिल मुझे इस नाखुशगवार सूरत हाल पर मलामत कर रहा था। मैंने शबनम को यकीन दिला दिया था कि मैं ज़िंदगी के पहले दौर में नासिर अज़ीम था, सियासतदान की हैसियत में शाला मशहूर हुआ, लेकिन अब मैं फिर अपनी असल ज़िंदगी की तरफ लौट कर नासिर अज़ीम बनना चाहता हूँ। और जो फ़र्क नासिर अज़ीम के किरदार में था वही अब शाह आलम के किरदार में भी नज़र आएगा। शबनम ने मेरे झूठ को दिल से सच मान लिया था और ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू करने में मेरी पूरी मदद भी की थी, मगर वो अपने जज्बात को नहीं बदल सकी थी। वो मेरे साथ इसी तरह रहना चाहती थी जैसे शाह आलम के साथ रहती थी, लेकिन मैं इससे ताल्लुक़ के मामले में अपने ज़ाब्ते अखलाक के असूलों को पामाल नहीं कर सकता था। वो मेरी बदली हुई शख्सियत के रवैयों को देखती रही और मजबूरन बर्दाश्त भी करती रही, मगर आज इस बात की आतिश फशानी ने शर्म व हया की जंजीरें तोड़ के इसे दीवानगी की इस सरहद तक धकेल दिया जहाँ वो एक सहाफ़ी, एक मुअज़्ज़ज़ तालीम याफ्ता औरत, एक एडिटर की इंसानी सतह के गिरकर जिस्म की भूख के जज्बात से मगलूब हैवान रह गई थी। दीवानगी के इस दौरे से गुजरते ही असाबी कमज़ोरी इस पर गालिब आ गई थी। चंद मिनट के अंदर पुरसकून होकर सो गई। मुझे अंदाज़ा था कि अब वो सोकर उठेगी तो इस पर इस दौरे के रद्दअमल की पशेमानी और मलामत के जज्बात का दौरा पड़ेगा और वो अपने आप से इतनी शर्मसार होगी कि मेरा सामना नहीं कर पाएगी। जब मुझे पूरा यकीन आ गया कि वो बेहोशी की गहरी नींद में गुम हो चुकी है तो मैंने सोफे पर लेट के फ़ोन को अपने करीब किया और कमर के घर का फ़ोन नंबर मिलाया। घंटी 5-6 बार बजी, फिर कमर ने गनूदगी में कहा हेलो। मैंने कहा आपा जी अस्सलाम वालेकुम। कमर ने एक चीख मारी, ये तुम बोल रहे हो भाई? मैंने कहा तुम्हें तेरे कान बज रहे हैं? वो चिल्लाई, कहाँ हो तुम भाई? जब से लंदन गए हो एक बार फ़ोन किया था, वो भी 1.5 महीना हो गया। मसरूफ़ियत में बहन को बिल्कुल भुला दिया। मैंने यहाँ भरी मसरूफ़ियत का मत पूछना बहना, हफ्ता 10 दिन का कह के गए थे तुम भाई, और जब चंदा आई थी वापस तो इसने कहा था कि तुम्हारे भाई भी लौट आएंगे 2-4 दिन में। मैंने कहा शायद 2-4 हफ्ते कहाँ होगा, और देख मैं आ गया। इसने एक और चीख मारी, क्या तुम आ गए हो भाई? मैंने कहा हाँ, मगर अगली परवाज़ से वापस जा रहा हूँ। वो तशवीश में मुब्तला होगी, क्यों भाई घर क्यों नहीं आए? मैंने कहा मजबूरी है, एक चीज़ भूल आया हूँ, इसके बगैर तो घर में कहाँ घुसने देगी, वापस जाना ही पड़ेगा। वो हंसने लगी, अरे नहीं भाई मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो भूल ही गई हूँ चॉकलेट खाना। इसने एक ठंडी सांस ली। मैंने कहा उदास क्यों होती हो, तेरा भाई सब कुछ भूल सकता है, चॉकलेट नहीं भूल सकता। वो उल्लू का पट्ठा तो मरा पड़ा होगा। वो हंसी, नहीं भाई जाग रहे हैं और घूर रहे हैं। इसके साथ ही आवाज़ आई, खैर से बुद्धू घर लौट आए हैं? मैंने कहा 3.5 घंटे हो गए हमें लाहौर में कदम रंजा फरमाए हुए, और अब फ़ोन करने का ख्याल आया है आधी रात के बाद। मैंने कहा यार वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने देख लिया था तेरा प्रोग्राम अखबार में। इस वक्त कहाँ से बोल रहा है तू? हमेशा की तरह अपने मुँह से, और मुँह देखा जा सकता है PCO के VIP स्वीट नंबर 2 में। और कौन है तेरे साथ? मैंने एक नज़र गहरी नींद में सोई शबनम को देखा। यार क्या बताऊँ, शर्म आती है बताते हुए। वैसे तो भाभी होती है रिश्ते में कमर की, मगर यार है खालिश वलैती माल फरंगी हसीना है। तो मीम ले आया है? मैंने कहा अबे नहीं यार, मीम मुझे लेकर आई है पाकिस्तान, इतनी मोहब्बत करती है मुझसे, कह रही थी तुम्हें पाकिस्तानी बीवी बन के दिखा दूँगी, शटल कॉक बुरका पहनूँगी, हर साल कम से कम एक बच्चा दूँगी, तुम्हारे पाँव धो धो के पीऊँगी, रोज़ मसूर की दाल पकाऊँगी और कहूँगी ये मुँह और मसूर की दाल, क्या नसीब है मेरे। वो हंसने लगा।
अब ले आया है किसी मेम को तो कमर क्या कर सकती है। फ़ौरन ही कमर की आवाज़ आई, ये क्या है भाई, तुमने किसी मेम से शादी कर ली है? कह दो ये झूठ है, तुम मजाक कर रहे थे। नहीं कमर, मजाक तो तकदीर ने किया है मेरे साथ। मैंने दर्दनाक लहजा बना के कहा। वो क्या कहा है महर अली ने? गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ, नसीब में जो लिखा होता है वही होके रहता है। ये है तो मेम, मगर देखेगी तो खुश हो जाएगी। वो बिगड़ के बोली, मुझे कोई शौक़ नहीं भाई, आपको मुबारक हो वो इम्पोर्टेड वलायती बीवी। रीच गए हो कि सफ़ेद चमड़ी पर? मैंने कहा अरे नहीं कमर, बेशक वो वलायती चीज़ है, मगर रंग इसका है बिल्कुल इस तवे जैसा जिस पर तू रोटियां थोपती है, यानी नेगरू है वो। कमर चिल्ला के बोली, बात रंग की नहीं कमर, दिल आने की है। अब वैसे तो वज़न भी इसका है 220 पाउंड और है भी क्रिश्चियन। तुमने मुसलमान किए बगैर इससे शादी कर ली? भाई कमर ने रोने के करीब हो गई। भाई ये है कमर के सारे खेल नसीब के हैं, इसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी, मैं क्या इसका दिल तोड़ देता? ये गुनाह मुझसे नहीं हो सकता था। इसने कहा कि मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा कि मेरी तो मर्ज़ी नहीं। वो बोली चलो टास कर लेते हैं। बड़ी इंसाफ पसंद है वो, किसी मामले में मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करती। टास से फ़ैसला मैंने कबूल कर लिया, टास में हार गया। इसके बाद आया मामला मज़हब का, तो मैंने कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ। वो बोली कि टास कर लेते हैं, और फिर अब मैं क्या कहूँ, मैं फिर टास हार गया। शादी के बाद मैंने कहा कि अब हम वलायत में नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, तो फिर टास पर फैसला हुआ, वो जीत गई और मुझे इसको साथ ले आना पड़ा। अब कल टास्क किया कि पाकिस्तान पहुंच के कहाँ जाएंगे? वो बोली पीसी, और मैंने कहा बहन के घर। ये भी मैं हार गया। अब तू ही बता मैं क्या करूं? वो तो कह रही है कि टास्क कर लो, बच्चा किसका होगा, मेरे या तुम्हारे? इसके बाद टास्क करेंगे कि लड़का होगा या लड़की। कमर का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आप फिर हार जाएंगे भाई। मैंने कहा अच्छा, बाकी बातें मुलाकात पर, मैं सुबह आऊँगा। आप होटल में क्यों ठहरे हैं भाई? मैंने कहा जिस आदमी का कोई घर ना हो वो कहाँ जाए? क्यों भाई, मेरा घर आपका नहीं है? अफसोस कि मुझे भौंकना नहीं आता। क्या मतलब? मैंने कहा तूने सुना नहीं, बहन के घर भाई कुत्ता, सास के घर जवाई कुत्ता। मत करें ऐसी बातें भाई, ये आपके दोस्त का घर भी तो है ना। मैंने कहा अच्छा ये बता चंदा क्या क्या हाल है, आप ख़ुद पूछ ले फ़ोन करके। वो बोली इसका फ़ोन नंबर अलग हो गया है, इसने मुझे नंबर बता दिया। मैंने कहा अच्छा अब तू सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। चंदा खिलाफ तवक्का जाग रही थी। मैंने कहा कैसी हो तुम? वो बोली जैसी पहले थी हमेशा थी। इसकी बात मुझे तंज़ की आमेज़ महसूस हुई। मुझे यूँ लगा जैसे बिलवास्ता तौर पर वो मुझे याद दिला रही है कि ये तुम ही हो जो नासिर अज़ीम से शाह आलम बने थे, फिर शाह आलम से नासिर अज़ीम बने और आजकल फिर शाह आलम हो। इसके बाद तुम नासिर अज़ीम बन के रहना चाहते हो, लेकिन दुनिया के बाकी लोग, इनके रिश्ते, इनके रोज़ो शब्द सब वही हैं। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ और वैसी ही रहूँगी। आज भी कल भी मुझसे या रईस से, कमर से या कमाल से ये क्या पूछना कि कैसे हो। मैंने कहा ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है कि तुम वैसी हो। वो हंसी, क्यों, तुम्हें क्या तब्दीली महसूस हुई? मैंने कहा तुम्हें रात को खाना खाते ही नींद आने लगती है, सोने के माहिर थे तुम, तुम्हें तो जगाना भी एक मरहला होता था, लेकिन अब तुम रात के 1 बजे भी जाग रही हो। वो बोली तुम कब आ रहे हो? लंदन के बारे में सही कहते हैं लोग कि ये आदमी को असीर कर लेता है। मैंने कहा सिर्फ इन्हीं को जवाब सीर होना चाहते हैं। तुम शायद भूल गए हो कि तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कहा था। मैंने कहा था चालाक आदमी, बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं। तुम 2 दिन बाद ही वापस आ रहे थे। तुमने कहा मैं परसों रवाना हो जाऊँगा। मैंने कहा बाज़ औक़ात तकदीर आदमी के रास्ते में नज़र ना आने वाले जाल फैला देती है। खैर छोड़ो, अब क्या प्रोग्राम है, कब आ रहे हो? मैंने कहा तुम कहो तो मैं अभी पहुंच जाऊं इसी वक्त। वहाँ हंसी, पहुंच जाओ। मैंने रिसीवर रखा, एक नज़र सोते हुई शबनम पर डाली और दरवाजे को अपने पीछे आहिस्ता से बंद करके बाहर निकल आया। होटल का कॉरिडोर सुनसान पड़ा था, लेकिन कुछ कमरों में रोशनी थी और कुछ बंद दरवाज़ों की तारीकी के पीछे दबी दबी हंसी और ख़ुद अपनी कहानी कहती सरगोशियाँ भी सुनाई दे रही थीं। वहाँ जीने से उतरा तो मुझे लॉबी में और इसके आगे काफ़ी शॉप्स में बहुत से लोग नजर आए जो बेफिक्री से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, सिगरेटों का धुआं उड़ा रहे थे और काफ़ी को एंजॉय कर रहे थे। होटल के सदर दरवाजे पर इस वक्त जो 2 टैक्सियाँ मौजूद थी, मैंने आगे वाली टैक्सी के ड्राइवर को कमाल के हॉस्पिटल का पता समझाया तो कुछ तजब्जुब में पड़ गया। कमाल का हॉस्पिटल मुल्तान रोड पर निस्बतन गैर आबाद इलाके में था और आधी रात के बाद टैक्सी वाले को वहाँ से वापसी पर सवारी मिलने की कोई उम्मीद न थी। मीटर से चलने का दस्तूर अब तकरीबन हर शहर में ख़त्म होता जा रहा था। रिक्शा टैक्सी वाले मुँह फाड़ के दुगनी रकम मांगते हैं और ज़रूरतमंद अपनी मजबूरी या वक्त को देखते हुए सौदा कर लेता है। रात के 2:45 बजे कमाल हॉस्पिटल का चौकीदार भी अपने कैबिन में सो रहा था। मैंने इसे आवाज़ देकर बेदार किया तो इसने मुझे पहचान के गेट खोल दिया। 5 मिनट बाद मैं चंदा के दरवाजे पर खड़ा था। इसके साथ ही डॉक्टर कमाल और कमर का घर था, मगर वहाँ अंधेरा था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी और फिर कुछ ऊंची आवाज़ में तो अंदर के कमरे का दरवाज़ा खुला और रोशनी सहन में आई। चंदा ने अंदर से ही पूछा कौन है? मैंने कहा वही जिसे तुमने फ़ौरन पहुँचने का हुक्म दिया था। चश्मे तसव्वुर से मैंने चंदा की सूरत पर शाक और बेयकीनी के तासुरात को देखा, फिर और इस पुरमुसरत मुस्कुराहट को जो इसके सपाट जज्बात से आरी चेहरे पर सुबह की शफक बन के रोशन हो गई थी। इसने दरवाज़ा खोला और पलक झपकाए बगैर मुझे देखती रही। मैंने मुस्कुरा कर कहा बुला तो लिया है, क्या अब अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? बड़े ड्रामेबाज हो तुम। इसने रास्ता छोड़ दिया। ड्रामा क्या, तुमने बुलाया और हम चले आए, बकौल शायर। इसने सहन का दरवाज़ा बंद किया। तुमने यहीं से फ़ोन किया था? मैंने कहा जब तुमसे बात हुई थी आखिरी बार तो मैं लंदन में था, मगर तुमने कहा मैं अभी आ जाऊँ तो मैंने ख्याल के साथ परवाज़ की और बस हाजिर हो गया। मुझे अंदर ले गई। मैंने इसे गौर से देखा।
वो शब ख्वाबी के लिबास में थी और इसके बाल बिखरे हुए थे। जो किताब वो पढ़ रही थी वो तकिए पर उल्टी खुली पड़ी थी। चंदा मुझे पहले के मुकाबले में कुछ कमज़ोर और थकी हुई नज़र आई, हालांकि इसके अदाए हुस्न की मासूमियत का अंदाज़ा पहले से ज़्यादा जानलेवा हो गया था। मैं कुर्सी पर बैठ गया तो इसने कहा, कब आए? मैंने कहा, तकरीबन 6 घंटे हो गए वैसे तो, लेकिन यहाँ आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से निमटना पड़ा। कमर को मालूम है? मैंने कहा, पहले इसे फ़ोन किया था, इसी ने तुम्हारा नंबर दिया। वो चंद सेकंड खामोशी से मुझे देखती रही। बहुत मसरूफ़ रहे हो तुम। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाज़ा किया मेरी सूरत से? नहीं, मैं अखबार भी देखती रही हूँ। तुम्हारी मसरूफ़ियत का अंदाज़ा तुम्हारी सेहत से हो जाता है। तुम बहुत ज़्यादा काम कर रही हो। वो मुस्कुराई। काम ज़्यादा कहाँ होता है, वही एक मामूल है जो सुबह से शाम तक। मैंने कहा, और शाम से रात तक तुम इस गोशा तनहा में कैद रहती हो, क्या करती हो? कुछ नहीं, थोड़ी बहुत घर की सफाई, कुछ देर का काम, टीवी देखती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, रात को हॉस्पिटल लाइब्रेरी से अखबार ले आती हूँ, दिल ना लगे तो हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेती हूँ। मैंने कहा, यह अकेलापन तुम्हारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। तुम मामूलात के इस दायरे से बाहर कब निकलती हो? मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। वैसे कमाल और कमर के साथ बाज़ार भी जाती। मैंने कहा, तुम इनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाती? वो इधर नहीं आते? ऐसी कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहता है, मगर इनकी एक प्राइवेट लाइफ है। तुमने हॉस्पिटल में कोई तब्दीली देखी? मैंने कहा, मैंने गौर नहीं किया। वो बोली, हॉस्पिटल के 2 नए ब्लॉक नज़र नहीं आए तुम्हें? मैंने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा, ये बात है तो एक मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था। मैंने दाएं बाएं देखा, फिर इधर अंदर अंधेरा भी था। वो बोली, अब तो काम तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, फिनिशिंग बाकी रह गई है। मैंने कहा, और वो मशीनरी और अस्पताल इक्विपमेंट जिसकी खरीदारी के लिए तुम लंदन आई थी, 3 फर्मों के नुमाइंदों ने इतला दी है कि वह सामान कराची पोर्ट पर पहुँच गया है और अब सड़क के रास्ते लाहौर जाएगा और गुड्स ट्रेन से हमने रोड ट्रांसपोर्ट को तरजीह दी है। इसके बाद आएगा तनसीब का मरहला। मैंने कहा, कब तक काम शुरू कर देगी लेबॉर्ट्री और दूसरी मशीनरी? मेरा अंदाज़ा है कि 3 माह के अंदर अंदर हॉस्पिटल में सब कुछ होगा। जदीद एक्सरे प्लांट, मोबाइल यूनिट, CT स्कैन और MRI। मैंने कहा, घर आए मेहमान को क्या चाय के लिए भी नहीं पूछोगी? इसने कहा, तुम मेहमान बन के आए हो? मैंने कहा, घर तुम्हारा है, तुम जो चाहो समझो। वो उठी, आओ वहीं बातें करेंगे। मैं किचन में एक स्टूल पर बैठ गया और इसे चाय बनाते देखता रहा। गुज़श्ता 1 साल में वो खासी बदल गई थी। वो पहले जैसी चाको चौबंद, फुर्तीली और तेज़ तरार नहीं रही थी। इसके अंदाज़ो अतवार और हरकत व सकनात में एक तकान ज़दा ठहराव सा आ गया था। इसकी चुलबुली तबीयत, अदाओं की शौक़ी खुशबाशी और जिंदा दिली की जगह एक पुरसुकून नज़र आने वाली मतानत और धीमेपन वाली खुश मिजाजी ने ले ली थी, और जो बाज़ औक़ात मसनूई इखलाक का मुज़ाहरा लगती थी। इसकी वजह मुखालिफ हालात का नामहरबान रवैया, जिसका सिलसिला मेरी बेराह रवि से शुरू हुआ था। खान जी को मेरी बेगानगी और बेवफाई के एहसास ने तोड़ के रख दिया था और इन्हें मेरे शालम बन जाने से बहुत अज़ियत हुई थी। इन्होंने मुझसे जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी वो गलत हुई, तो इन्हें मायूसी के सदमात ने बीमार कर दिया। चंदा ने इनकी बीमारी का तवील सबर आजमा और हौसला शिकन दौर अकेले हालात का मुकाबला करते गुजारा, जब मैं भी इसके साथ नहीं था। फिर खान आज़म की मौत ने इसे पहली बार बेसहारा, तनहा और कमज़ोर होने का एहसास दिलाया। गुज़श्ता कई माह में वो 2 कमरों के छोटे से कैद खाने जैसे घर में अपने अकेलेपन से लड़ रही थी। खुद को मसरूफ़ियत की पनाह में महफूज समझने पर मजबूर थी और मामूलात के बेजार कुन माहौल में जीने का अजाब झील रही थी। इस मामूल में सिवाय दुख और बीमारी से शिकवा बलब सिसकते कराहते सुबह से शाम तक मौत और ज़िंदगी की जंग में हारते जीतने मरीज़ों को इनके फरियाद कुना उदास चेहरों के साथ दस्त बदा लवाहिकीन के दरमियान भाग दौड़ के सिवा कुछ नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिरदो पेश के माहौल की अलमनाक वीरानी, नाउमीदी और बेबसी चंदा की ज़िंदगी में भी ऐसे उतर आई थी जैसे खुले दरवाज़ों और रोश दरीचों वाले कुशादा घर में नामालूम तरीके पर शाम के घुटन पैदा करने वाले साए घुसाते हैं। चंदा ने चाय मेरे सामने रखी तो, तुमने पलक झपकना भी भूल गए हो? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैंने कहा, मैं तब्दीली देख रहा हूँ जो अंदर से आई है। वो मेरे सामने एक शेल्फ के सहारे पर टिक गई। वक्त के साथ कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। मैंने कहा, अच्छा वक्त गुजरा है जब हम सब, मैं, तुम और खान जी एक साथ थे। तुमने सितार बजाना भी छोड़ दिया है। हमारे दरमियान कब से जोड़ो कराटे का कोई मुकाबला नहीं हुआ। वो खला में देखती रही। मैंने कहा, लेकिन अच्छा वक्त फिर आएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी ये उदासी और अकेलेपन का जमूद और मेरी ज़िंदगी की बेतरतीबी और शब और रोज़ का इंतशार, ये सब ख़त्म हो जाएगा। वो बोली, तुम फ़लसफ़ी और कनूती हो रहे। मैं दोहरी ज़िंदगी की अज़ियत और हर सिमत महसूस होने वाली गैरत के अजाब से घबरा गया हूँ चंदा। अपने से दूर होकर मैं इतना ही अकेलापन महसूस करता हूँ जितना गैरों के हजूम में महसूर होकर। सेकंड हमेशा नहीं रहता। मैं वापिस आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा और फिर हम सब मिलकर अच्छे दिनों को फिर मना लेंगे जो हमसे रूठ गए हैं। हम एक बहुत बड़ा ख़ानदान है चंदा, जिसमें सब मुखलिस, बेरिया प्यार करने वाले और मोहब्बत के काबिल लोग हैं। मैं, तुम और कमाल, रईस और नीलम, एनी और आकिल। क्या तुम्हें मालूम है कि इन्होंने शादी कर ली है? वो जैसे ख्वाब देखते देखते चौंकी। किसने? मैंने कहा, एनी और आकिल ने, लंदन में। वो बोली, मैं इनसे इतनी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, मगर वो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। क्या तुम लंदन में इनसे मिली नहीं थी? वो बस सरसरी मुलाकात थी। मैंने कहा, तुम रईस को तो जानती हो ना, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, डॉक्टर कमाल से भी पहले का। हाँ, वो शादी कर रहा है नीलम से।
नीलम का नाम तो सुना होगा तुमने, मुझ पर इसकी बड़ी मेहरबानियाँ हैं। इसने सर हिलाया। तुम अक्सर इसका जिक्र करते थे लेकिन कभी मिली नहीं इससे। वैसे तो वो सफ़े अव्वल की हीरोइन है, कोई नहीं जानता इसे, मगर इसे रईस में क्या नज़र आया? वही जो तुम्हें कभी नज़र नहीं आया। मैंने घड़ी देखी, मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए। वो हंसी। बातें ख़त्म हो गई या नींद आ रही है? मैंने कहा तुम्हारी सारी रात जागती रहोगे तो सुबह मरीज़ भुगतेंगे तो कमर से नहीं मिलोगे। मैंने इसे फ़ोन कर लिया है, कमाल से भी बात हो गई थी। मैंने कहा वो मेरे साथ दरवाजे तक आई। अपना वादा याद रखना, इसने अचानक आहिस्ता से कहा। मैंने सर हिलाया। तुम्हारी एक अमानत भी है मेरे पास। वो क्या है? अगली बार आऊँगा तो सरप्राइज़ दूंगा। मैं लंदन से लेकर आया हूँ, मगर इस वक्त ला नहीं सकता था। बहुत कीमती चीज़ है। कोई तोहफ़ा है? तोहफ़ा ही समझ लो, मगर खान जी मरहूम का। इसकी हैरानी और तजस्सुस में इजाफा हो गया, लेकिन मैंने इसे और कुछ नहीं बताया। इस वक्त सुबह के 3:30 बजे थे। मेरे चारों तरफ एक पुरसुकून रात का सन्नाटा था, जिसे वक्फे वक्फे से किसी वार्ड के मरीज़ की पुरअज़ियत करा मजरू कर देती थी। हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर में भी रोशनियाँ कम कर दी गई थीं और वार्डों में 0 वाट के बल्बों का उजाला रह गया था। बाहर के बाग की लाइट्स ऑफ थीं, मगर गेट की तरफ से आने वाली धुंधली रोशनी मुझे नए तामीरशुदा हॉस्पिटल ब्लॉक्स के खद्दोखाल साफ नज़र आ रहे थे। तो लंबी लंबी तारीख बैरक्स किसी मुस्तैल के 2 इजला की तरह फैली हुई थी। ऊपर आसमान सितारों से रोशन था और आखिरी दिनों का चांद मशरिक़ से मगरिब की तरफ सुस्त रवि के साथ गामजन था। गेट के करीब पहुँच के मैंने मुड़ने से पहले पलट के देखा। चंदा अभी तक दरवाजे में खड़ी थी। अंधेरे के पस मंज़र में दरवाजे की रोशन मुस्ततील एक फ्रेम की तरह दिखाई देती थी और चंदा इसमें लगी हुई किसी तस्वीर की तरह नज़र आ रही थी। मैंने हाथ हिलाया और जवाब में इसने भी हाथ हिला के मुझे खुदा हाफिज़ कहा। रात के आखिरी पहर में मुल्तान रोड पर ट्रैफिक बराए नाम रह गई थी। मुझे टैक्सी की तलाश में 2 किलोमीटर तक पैदल मार्च करना पड़ा। मैं फिर एक खाली खड़े हुए रक्शे की नीम ख्वाबजदा और थके हुए ड्राइवर ने मुझे दुगने किराए के मुआहदे पर इजाज़त दी कि मैं रक्षा में तशरीफ़ रखूँ। ज़रूरतमंदों भी था, वरना इस वक्त अपने घर में भी बच्चों के साथ सो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा मजबूर था। मुझे सुबह 4:30 बजे बाहर से आता हुआ देख कर नाइट ड्यूटी वाले असिस्टेंट मैनेजर ने वाजबी सी हैरत का इजहार किया, लेकिन खामोशी से पीछे हाथ बांधे खड़ा रहा। पर्सनल सिक्योरिटी के मामले पर इख्तलाफ राय के बाद इसके और मेरे ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं रही थी। मैंने बहुत एहतियात के साथ आवाज़ किए बगैर दरवाज़ा खोल के कमरे में झांका। शबनम इसी तरह बेड पर बेहिस हरकत लेटी हुई थी। मैंने जूते उतार के कपड़े बदले, दरवाजे को अंदर से मकफल किया और सोफे पर गिर के सो गया। थकन से मेरा यह हाल था कि लेटते ही मेरी आंखें बंद हो गईं। 5 घंटे बाद सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी देखी और फिर एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। मेरी नज़र बेड पर गई। बेड खाली था। शबनम सुबह आंख खुलते ही मुझे बताए बगैर अपने एहसास शर्मिंदगी के साथ गायब हो गई थी। मैंने काउंटर से मालूम किया मेरा कोई फ़ोन या मुलाकात थी। इन्होंने बताया कोई मिस्टर रईस 2 बार फ़ोन कर चुके हैं। मैंने नागवारी से कहा मुझे बताया क्यों नहीं गया? शायद आप भूल गए हैं सर, आपने फ़ोन पर धमकियाँ मिलने के बाद कॉल लेने से मना कर दिया था। लीजिए इनका फ़ोन फिर आ गया शायद। मैंने चंद सेकंड इंतज़ार करने के बाद कहा हेलो। दूसरी तरफ से रईस ने मुझे गालियाँ देनी शुरू की। साले हेलो की औलाद, अब ये नौबत आ गई कि हमसे भी बात नहीं करता उल्लू के पट्टे। मैंने कहा सॉरी यार, मैं भी सो के उठा हूँ और कल मेरी रबनवाज से गर्मा गर्मी हो गई थी। इसके बाद मैंने खुद कह दिया था कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा। इसकी खफकी कम नहीं हुई। अबे तू मत कर, हमसे भी बात, हम तो अच्छे भले जा रहे थे लंदन, तू नहीं रोका था हमें, मुझे काम है। मैंने कहा खफा क्यों होता है प्यारे, अपने तो सारे काम रुके हुए हैं तेरे बगैर। तू आजा फ़ौरन। नीलम कहाँ है? हम ख्वार होकर नाइट कोच से पहुँचे हैं, वो आते ही सो गई थी, मैं अभी उठा हूँ। चल ठीक है, नाश्ता इकट्ठे करेंगे, मैंने कहा और फ़ोन बंद करके गुस्ल के लिए बाथरूम में घुस गया। वहाँ कपड़ों के स्टैंड पर मुझे शबनम की एक खालिश जनाना इस्तेमाल की चीज़ नज़र आई। मुझे सख्त खफ्त महसूस हो रही थी। अगर कोई और देख लेता तो न जाने क्या राय कायम करता। ताहम इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि सुबह शबनम फ़रार नहीं हुई थी। इसने इत्मीनान से गुस्ल किया और मुमकिन है रूम सर्विस मंगवा के ब्रेकफास्ट भी किया हो। इसके गुज़श्ता शब का रवैया मेरे लिए बड़ा परेशान कुन साबित हुआ, लेकिन इससे मेरा कोई कसूर नहीं था। शबनम बरसों से शाह आलम के इल्तफ़ात की आदी थी, ज़हनी से ज़्यादा जिस्मानी होता है। मैं नासिर अजीम था और अगरचे मैंने अपने रवैये की तब्दीली के साथ शबनम को दलाइल से भी कायल किया था कि मेरे इसके मरासम किस हद तक दोसाज हैं, मगर शबनम ने पूरी तरह इस हदबंदी को कबूल नहीं किया था। असल मसला यह था कि शबनम को इब्तदाई से वो घरेलू माहौल मुयस्सर नहीं आया था जिसमें वो वालिदैन अपने बच्चों को अपने रहन सहन के मुताबिक एक मखसूस ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी सिखाते हैं, जिन पर वो ख़ुद मुख्तार होने के बावजूद भी अमल पैरा रहते हैं। शबनम की तरबियत आज़ाद साहब ने की थी, जो सारी उम्र अज़दवाजी ज़िंदगी की सब जिम्मेदारियों से भी आज़ाद रहे थे। इन्होंने शबनम की मादी ज़रूरियात का ख्याल रखने में कमी नहीं की थी, मगर वो इसको माँ की तरह ये नहीं समझा सके थे कि एक मशरक़ी लड़की को रवायात के ज़िंदा में ख़ुद हिफाजती के कितने सख्त इंतज़ामात के साथ जीना पड़ता है, वरना इस पर आबरू बाख्ता होने का लेबल जितनी आसानी से लग जाता, इतनी आसानी से उतारा नहीं जा सकता था। तबन शबनम बागी रुझानात रखती थी और आज़ाद साहब ने अपनी रोशन ख्याली के चक्कर में इसकी तरक्की पसंदाना आज़ाद रोशन को आवारा मिजाजी तक जाने से नहीं रोका। मज़ीद ये इसने एक ऐसा पेशा इख्तियार कर लिया जिसमें इसकी बेबाकी को सराहा गया और इसके खुद सर एतवार को खुद एतमादी का काबिल फ़ख्र मेयार करार दिया गया। इसका नतीजा शाह आलम के साथ ऐसे मरासिम की सूरत में निकला जो इसे रसवाई की सनत के सिवा कुछ नहीं दे सकते थे।
मालूम नहीं शाह आलम ने इस पर क्या जादू पढ़ के फूंका था कि वो इसकी दीवानी होकर रह गई थी। ये इसकी शख्सियत का पुर असर तलस्सुम था या इसकी दीवानी कशिश का जज्बा कि मुझे शाह आलम मान लेने के बाद वो कतई गैर मशरूत अंदाज में अपना तन मन धन सब कुछ मुझे हर वक्त सौंपने के लिए तैयार थी और मेरे किसी अंदाज़ बेरुखी से इसका एक तरफ़ा अंदाज़ जनू कम नहीं होता था। किसी हद तक मैंने इसे इश्क और हवस का सब फ़र्क समझा दिया था, लेकिन इसकी सोच को बदलने का मरहला अभी बाकी था। गुस्ल के बाद मैंने अपने कमरे में ही नाश्ता मंगवाया और नाश्ता आने तक तमाम अखबारात शाह आलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके सियासी अज़ाइम पर तबसरे से मुलाहज़ा किए। इत्तेफाक राय इस बात पर पाया जाता था कि शाह आलम अपनी ख्याली ज़िक्र से ख्वाह कितना ही ऊपर उठ जाए, हकीकत अपनी जगह कायम रहेगी। अब इसे या इसकी जमात को आने वाले इंतखाबात में कोई मौज़ा ही थोड़ी बहुत कामयाबी दिला सकता है। इन तबसरों से ज़्यादा मेरे लिए वो खबरें अहम थी जिनमें शाह आलम की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात का हवाला था और इन धमकियों का जिक्र था जो इसे अपनी सियासी मुखालफिन और सासी अनासर की तरफ से मिल रही थी। शबनम की हिदायत के मुताबिक इसके न्यूज़ एडिटर ने इन 4 अफराद का भी जिक्र किया था जो ख़तरनाक अज़ाइम के साथ शाह आलम के करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। रईस नाश्ता लाने वाले वेटर के साथ ही अंदर आ गया। इसका वाज़ह कता ने फिर मुझे हैरान किया। वो बेहतरीन सिले हुए सफारी सूट में था और इसके जूते पॉलिश से चमक रहे थे। बचपन से अब तक मैंने कभी भी इसे ढंग के कपड़ों में नहीं देखा था। अब ऐसा लगता था कि नीलम ने इसे एक नई शख्सियत देने का प्रोग्राम पर सख्ती से अमल शुरू कर दिया है। औरत जब किसी को चाहे तो इसे अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी रूप दे सकती है। नीलम ने अपनी तवज्जो से रईस को एक नुमायाँ शख्सियत बना दिया था। कसम अल्लाह की प्यारे, पेट में चूहे एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं कि एक दूसरे को खा जाएं। मैंने कहा रईस तूने अखबारात देखे हैं? अबे लानत बेच अखबारों पर। वो नाश्ते पर टूट पड़ा। ख़बरें क्या होंगी? वही रोज़ की खुशी पटी। और 11 बजे खुद मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था। मैंने और रईस ने डट के नाश्ता किया। फिर वो मुझे अपनी नाइट कोच से सफ़र की बिपता सुनाने लगा। नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि रक्षी और फरीद अब्बासी को भी अपनी वलायत से वापसी की इतला दे दूँ, लेकिन इनके घर पर घंटी बजती रही, रिसीवर किसी ने नहीं उठाया। फरीद अब्बासी तो होगा कोर्ट में। मैंने कहा और रक्षी? वो आजकल अब्बासी का ऑफिस संभालती है। फरीद तो शाम को आता है, रक्षी दोपहर के वक्त पहुँच जाती है। मैंने सुना है इसने एक सेक्रेटरी को भी फारिग कर दिया है। दफ्तर में एक टाइपिस्ट रखी है, मगर वो भी कोई उम्र रसीदा नाकाबिले दीदा खातून। मैंने हंस के कहा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शाह आलम खूब ऐश करता था सेक्रेटरियों के साथ। फरीद को वो कोई मौका नहीं देगी। तो कब मिला था इनसे आखिरी बार? वो कुछ खफीफ हुआ मुझे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। दरमियान में एक बार फरीद से बात हुई थी, वो तेरा पूछ रहा था। इसने ये भी बताया कि रक्षी कानून का इम्तिहान देने की तैयारी कर रही है, वकील बन जाएगी और मियाँ बीवी मिल के मश्क करेंगे। मश्क? तेरा मतलब है प्रैक्टिस? अबे हाँ यार, उर्दू में कह दिया तो क्या गलत हो गया। और मैं रईस नाश्ते के बाद 1 घंटे तक अपनी बातें करते रहे। मैंने इसे गुज़श्ता रात के वाक़यात के बारे में बताया, अपनी और चंदा की मुलाकात के बारे में बताया और अब नवाज से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। लेकिन शबनम के बारे में कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। इसकी ज़्यादातर बातों का महवर नीलम थी। नीलम क्या है, कैसी है, इसके लिए क्या करती है, क्या करना चाहती है, वो इसके लिए क्या सोचता है। ऐसा लगता था जैसे इसके ख़यालात, जज्बात और महसूसात पर नीलम की हुक्मरानी है। 12 बजे तक अमन व अमान था। इसके बाद पुराने पार्टी वर्कर्स के टेलीफोनों का तांता बंद गया। इसमें बेशतर मेरे बेवकूफ़ खैरख्वाह थे जो आज मेरी सियासी कामयाबी के लिए सब कुछ करने को तैयार थे और मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने इन सब को एक ही जवाब दिया कि बहुत जल्द मैं पार्टी ऑफिस में बैठना शुरू कर दूँगा तो तमाम कारकुनानों से मुलाकात करूँगा। खिलाफ तवक्का एक टेलीफ़ोन इस इलाके के DSP ने किया। वो जानता था कि क्या अपनी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के पेश नज़र मैं पुलिस की सिक्योरिटी लेना चाहूँगा। मैंने शुक्रिया अदा करके टाल दिया कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी से गार्ड हासिल कर लूँगा। 12:30 बजे अचानक फ़रीद का फ़ोन आ गया। मुझे अखबारात देख के तुम्हारी तशरीफ़ आवरी का इल्म हुआ। मैंने कहा मैं तुम्हारे घर फ़ोन किया था 10 बजे के करीब, मगर शायद घर पर कोई नहीं था। होता भी कैसे? वो बोला मैं सुबह 8 बजे कोर्ट के लिए निकल जाता हूँ, रक्षी 10 बजे ऑफिस पहुँच जाती है। मैंने कहा ऑफिस का मुझे ख्याल नहीं था। अभी रईस ने बताया कि रक्षी ने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। वो एक हैरत अंगेज़ औरत है यार। इसने घर के ही नहीं दफ्तर के मामलों को भी इतना संवार दिया है कि मैं बता नहीं सकता। अफसोस कि शाह आलम ने इसकी कदर नहीं की, वरना वो इसकी सबसे ज़्यादा तक काबिल एतमाद मुशीर साबित होती। मैंने कहा रईस ने बताया है कि वो वकालत के इम्तिहान में भी बैठना चाहती है। ये ठीक है, वो दिन रात तैयारी कर रही है और मैं इसकी पूरी मदद कर रहा हूँ। तुम देखना एक दिन हम मियाँ बीवी की बहुत बड़ी कानूनी मशावरत की फ़र्म होगी। मैंने कहा इस फ़र्म का पहला क्लाइंट तो मुझे समझ लो। वो बोला अच्छी तरह सोच लो, हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारे ख़िलाफ़ पुराने मुकदमात की फ़ाइलें फिर खुलने की तैयारियाँ हो रही हैं। एक नया SSP आया है, शौकत अली भुट्टा, और अब नवाज़ की बीवी का कुछ कज़न वगैरह है। क्या इसने खुद तुझे बताया है? वो मुझे क्यों बताएगा यार? आज सुबह बार में तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरे हो रहे थे। ज़्यादातर वकीलों का ये ख्याल था कि अब तुम्हारा कोई चांस नहीं। किसी वकील ने तुम्हारे ख़िलाफ़ पुराने मुकदमात के बारे में पूछा कि इनकी अब क्या पोजीशन है। इस पर दूसरे वकील ने यह बात कही कि मुकदमात दब गए थे मगर अब उठाए जा रहे हैं। इसने शौकत अली भुट्टा का हवाला दिया। मालूम नहीं इनके आपस में किस किस्म के मरासम हैं। किसी अंदर की बात का इल्म हो गया। कल भी कुछ सहाफ़ियों ने इसका अंदेशा ज़ाहिर किया था। मेरा मशवरा है कि तुम मुहतात रहो।
मैंने कहा मोहतात रहने से क्या होगा, मुकदमात की नौयत ऐसी है कि पुलिस मुझे गिरफ़्तार ज़रूर करेगी, खसूसन उमर दराज के कत्ल का केस। इसमें तुम्हारे नाकाबिले ज़मानत वारंट थे, अब तक तो नहीं मफरूर मुजरम करार दिया जा चुका हूँ। मैंने कहा बस आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, शाम से पहले मैं गायब हो जाऊँगा। गायब होकर कहाँ जाओगे? मैंने कहा वो तुम्हें मालूम हो जाएगा। शाह आलम की ज़िंदगी के दिन तो पूरे हो चुके हैं, हो सकता है कल नासिर अजीम की ज़िंदगी इस अजाब से आज़ाद हो जाए। अगर कल से पहले तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया गया फिर? मैंने कहा मैं कोशिश करता रहूँगा कि इस होटल से अभी निकल जाऊँ, लेकिन क्या तुम्हें मेरी तरफ से दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी के लिए? इस दरख्वास्त के मंजूर होने का इम्कान 1% भी नहीं है, इसके लिए तुम्हारा ख़ुद को अदालत में पेश करना भी लाजिम होगा। मैंने कहा इसका मतलब है कि मैं किसी भी होटल में महफूज नहीं, अगर पुलिस ने मेरी तलाश में छापे मारे तो पहले होटल देखें। मेरे घर में रह सकते हो, डॉक्टर कमाल का घर है। मैंने कहा नहीं यार, मैं किसी के लिए भी कानूनी मसाइल पैदा क्यों करूँ, मैं कोई किराए का घर देख लेता हूँ, फ़िलहाल मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। शाह आलम को ना सही नासिर अजीम को एक मुस्तकिल रहायशगाह चाहिए। मेरा ख्याल है कि शबनम ने तुम्हारे लिए ऑफ़िस के लिए किसी घर का इंतज़ाम भी किया है। मैंने पूछा मैं पूछ लेता हूँ। इस वक्त शबनम घर पर मिल सकती है? आम दिनों में वो रात भर अखबार के दफ्तर में काम करने के बाद 7-8 बजे तक घर पहुँच के सो जाती थी और शाम 4 बजे तक सोती रहती थी, मगर मैंने घर पर फ़ोन किया तो घंटी बजती रही। फिर मैंने दफ्तर में कोशिश की, रिसीवर आज़ाद साहब ने उठाया। शबनम जी बिल्कुल दस्तयाब हैं, आमतौर पर तो सुबह ही बर्ग गुल पर नज़र आती है, मगर आज यहाँ भी नज़र आ रही है इस वक्त, और ये वक्त है शगुफ्तन गुलहाए नाज का। लेकिन तुम अपने बारे में कुछ इरशाद करो कि क्या हुआ, क्यों हुआ गैर, कुछ अपना तारफ़ जोग्राफिया अर्ज़ करो। मैंने कहा हज़रत मैं आपका कदीम न्याज़मंद हूँ। वो हंसने अच्छा न्याज़मंद साहब हो तो न्याज़ साहब गुफ्त शनीद फरमाइए। शबनम से मकल्लम खुद, मगर इससे पहले कि मैं शबनम की हेलो सुनता लाइन ड्रॉप हो गई। इस वक्त दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़े से झांक कर देखा तो मुझे पुलिस की वर्दी में एक सब इंस्पेक्टर नज़र